अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, गुड मॉर्निंग तो हमने कर दिया है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल ट्रांसमिशन दैट वी आर डूइंग स्टार्टेड यस्टरडे, और ये हम इसको कहते हैं कि हम इलेक्शन हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। सो जियो पाकिस्तान तो है ही है क्योंकि हम दोनों हैं, बट अ लॉट मोर देन दैट। सो हमने अपना अलग आस्थान भी बनाया हुआ है ना, कभी हम ये किसी और को दे देते हैं सिंहासन, कभी हम यहाँ खुद बराजमान हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत से मेहमान होंगे, तज्जिए तबसरे भी होंगे, कुछ सुपरस्टार्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो भी बड़ी पॉलिटिकल अवेकेंट है अब तो, और बहुत से आपको सिंगर्स, अदाकार, अदाकाराएं इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों को वोट डालने के लिए इनकरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर आपको ताकि ये भी पता चले ना कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज इंटरेस्टेड, इज कंसर्न्ड, इज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स दिस होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग। तो इसलिए हम जैसे कहते हैं मोटिवेट भी करना चाहते हैं, आपको इंस्पायर भी करना चाहते हैं। ये लोग स्टार तो हैं हैं ही उमा, लेकिन ये लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो they are also influencers और भी तरह के हैं। So yeah, कुछ उस शोबे से भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। Another thing कि वैसे तो इस वक्त जब हमें आप देखते हैं तो हम 9 से 11 आपके साथ होते हैं, लेकिन today we are going to be with you from 9 to 12. Yeah. और आज भी और कल भी, और अभी देखते हैं और फिलहाल आप हमें लिखने के लिए एक्स का हैंडल @जियो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर लें। बाय द इवनिंग व्हेन वी मीट हम जरा एक इलेक्शन हेडक्वार्टर का हैंडल बनवा लेंगे, जियो न्यूज़ पे हम चाहेंगे, बिकॉज़ यू नो दैट वी लव टू इंटरैक्ट विद यू। भी लिखेंगे आपकी बात हमें पहुंच जाएगी। सो यू नो द मीडियम्स, यू नो वी आर ऑन ट्विटर व्हिच इज नाउ एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जहां चाहें आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज के अखबारात में देखकर अंदाजा हुआ कि वाकई आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और तमाम ही सियासी जमातों के बड़े बड़े फुल पेज इश्तिहारात, कुछ बड़े क्रिएटिव इश्तिहारात नजर आ रहे हैं हमें। I have my doubts about the creativity because मुझे लगता है कुछ क्रिएटिविटी होती है और कुछ मिसलीडिंग क्रिएटिविटी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन that's just my take। जब आप देखेंगे अखबार तो शायद आपको campaigning, so you know, जिसका जो जोर चल रहा है, जिसका जो बस चल रहा है, वो कर रहा है। ऑलराइट, फाइन, ठीक है भाई, अब्दुल्ला ने कह दिया तो ऐसा ही होगा। 12 बजे तक बाय द वे आज का टाइम है। आज भी हंगामी जलसे होंगे, दर्जनों तमाम जमातों ने जलसे और रैलियां और मीटिंग्स प्लान की हुई हैं। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी हो गया है मुकम्मल। जी, वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड है तो जबरदस्त है। अगर आपका एक्सपायर हो गया है शनाख्ती कार्ड तो भी आप वोट डाल सकते हैं, बट आई डाउट कि आप कलर्ड फोटो कॉपी पे वोट डाल सकेंगे, उस पे शायद नहीं डाल सकेंगे। we'll have to double check it, but if your ID card is expired, you can still vote for your favorite candidate. तो बिल्कुल टाइम भी है, बहुत कुछ है, अभी आप सोच सकते हैं। बाय द वे अबाउट द फोटो कॉपी वाला, वो आजकल इतनी जेन्युइन लगती हैं वो फोटो कॉपी, नहीं पता तो लग ही जाता है। वेल ऑफ कोर्स पता चलने वालों को तो पता चल जाए, होती है उसमें। दैट्स राइट। इंतखाबी मुहिम की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने तवील इंतखाबी मुहिम चलाई है और वो सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी बड़े सरगर्म रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को जहां निशाने पर रखा, वहीं वो अवाम से नौजवान क़यादत को मौका देने की बार बार अपीलें भी करते नजर आ रहे हैं। और कल आपको पता है बिलावल साहब ने पूरे कराची में, पूरे तो नहीं लेकिन कराची के बहुत से इलाकों में रैली की है, और कराची को उन्होंने इनफैक्ट कराची का नक्शा बदल देने का वादा किया है। ये वादे तो आपको पता है, लेट्स सी, वो कह रहे हैं कराची से हमें आप रिप्रेजेंटेशन दें, हम कराची को बदल के रख देंगे। सुने क्या कहा है उन्होंने। ये हमारा शहर है, हमारा शहर है, किसी और का नहीं। ये लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि कराची उनका, इनको बताए कि कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कराची भुट्टो का है, कराची शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अपनी शहर है। हम कराची के चप्पा चप्पा में काम करना चाहते हैं, आपका मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, और यही तो वजह है कि मैं कराची के अवाम से दरख्वास्त कर रहा हूं कि एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम 5 साल के अंदर ही अंदर इस शहर की किस्मत बदल देंगे, इस शहर का नक्शा बदल देंगे। ऑलराइट, बड़े पुरअज़म और जोश जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। वैसे जोश अभी एंडिंग डेज में हर किसी का ही आपको नज़र आएगा। जैसे कि आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने मुख्तसर मगर जानदार इंतखाबी मुहिम चलाई है और कई बड़े जलसे किए, और शायद यही वजह है कि गैलप और ब्लूमबर्ग के सर्विस में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का सबसे मजबूत उम्मीदवार जो है वो करार दिया है।
बरतानवी टीवी ने उन्हें किंग ऑफ कमबैक भी कहा है और लेट्स सी कि वो कम बैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोई नया बयानिया एक्चुअली नहीं दे पाई मुस्लिम लीग नून, कारकर्दगी को सेल करने की अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कारकर्दगी भी लोगों के सामने है। सो दैट इज़ वेरी रीसेंट पास्ट एज वेल। साथ साथ मुझे क्यों निकाला का वादा कहीं कहीं मियां साहब इनफैक्ट कहीं कहीं अक्सर रैलियों में करते हुए हमें दोबारा दोहराते हुए रिपीट करते हुए नजर आते हैं। तो फिर एक बार हो जाए तो फिर सुन लेते हैं कि व्हाट डज ही से। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? बोलो। बुरा किया। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना? चोर की दाढ़ी में तिनका है ना? वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। इसमें नहीं उन्होंने कहा आई लव यू इफ यू डू यू लव मी। कितनी कोई खूबसूरत बात है कि आई लव यू इफ यू लव मी। तो भाई ऐसा ही है हमारी मोहब्बत जी। हाँ जी, अगर आप हमसे प्यार करेंगे तो हम आपसे वापस प्यार करेंगे, वरना कोई नहीं होने वाला। शर्त रख दी है मियां साहब ने मोहब्बत पे। आई लव यू इफ यू लव मी, ओनली इफ। और हर जलसे में कहें तो मजा आए ना, फिर लोग माइंड कर जाते हैं जी वहाँ गए थे फैसलाबाद तो आपने कह दिया और इधर आए हैं तो आपने नहीं कहा। हाँ वैसे तो फरवरी का महीना है, मोहब्बत का महीना है, 14 फरवरी भी करीब करीब है। अच्छा बस इतना ही काफी था। अच्छा जी। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की सबसे ज़्यादा शिकायत रही है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो वो अपनी कोशिशें करती दिखाई दी। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है वो जम के अपनी कैंपेनिंग की है। वर्चुअल जलसों की नई रिवायत जो है वो भी डाली है। इसमें ज़रा सारे सफ़र करते हैं इनके वर्चुअल जलसे पे, अचानक से कोई अपग्रेडेशन शुरू हो जाती है। फिर समझ नहीं आती ना कि इंटरनेट की जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, MQM, TLP और IPP, दीगर सियासी जमातों को मेंशन करना भी यहाँ ज़रूरी है, नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं ना बाकी लोग हमसे। हाँ, उन्होंने भी भाई इंतखाबी मुहिम चलाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि साबिका इंतखाबात जैसा रंग नज़र नहीं आया। इसी सारी सूरत हाल पर आज लास्ट डे ऑफ कैंपेन है, किसकी कितनी मौसर कैंपेन रही है, व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड टू, किसका कितना वोटर चार्ज नज़र आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्जियाकार महमूद सरफराज, तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब। हमने सबको कराची बुला लिया है। हाँ, सारे हमारे पास ही आ जाए और यहीं बैठ के हम बातें करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद मज़हर अब्बास साहब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? अखबारों में घुसे हुए हैं। हाँ मज़हर साहब, पहले तो ये बताएं कि लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है और जितना मौका जिसको मिला, आपको क्या लगता है कि टोटल यूटिलाइजेशन हुई है? क्योंकि हमें ज़रा मध्यम सा, कोई धीमा धीमा सा ही इफेक्ट नजर आया अर्लियर ऑन, बट इन द लास्ट फ्यू डेज लगा कि चलो ठीक है इलेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि सारे तज्जियाकार अब कराची में हैं और कराची में जब लोग आते हैं तो फिर वो जाते हमारी मर्ज़ी से हैं, क्योंकि जब हम जाएंगे तो वो जाएंगे। मेरा तो ये 10वां इलेक्शन है जो मैं कवर कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है खासा फीका इलेक्शन इस मरतबा लग रहा है, कैंपेन वाइज भी, अदरवाइज भी। लेट कैंपेन, कन्फ्यूजन, पैनिक, पार्टियों को शिकायत हमेशा रहती है किसी न किसी, इस मरतबा ज़्यादा है, किसी हद तक जेन्युइन भी है शिकायत, लेकिन वो टेम्पो बिलावल ने तो ज़रूर सबसे पहले शुरू की उन्होंने कैंपेन। और 2-3 चीज़ें बिलावल की बड़ी अच्छी रहीं। एक तो ये रही कि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला किया, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फ़ैसला था। हालांकि इलेक्टोरली शायद उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना रहा, क्योंकि लाहौर में ट्रेडिशनली लाहौर जो है वो पीपल्स पार्टी का 88 ऑनवर्ड्स शहर नहीं रहा, लेकिन ये फ़ैसला सियासी तौर पे आगे उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बिलावल उन लोगों में से हैं जिनके पास वक्त है अभी। कराची में कल उन्होंने भरपूर कैंपेन की। देखिए, इस मरतबा 2018 के मुकाबले में कोई भी पार्टी हेड जो है वो कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। पहले शहबाज शरीफ भी लड़े थे 2018 में, इमरान खान भी थे और बिलावल भुट्टो भी थे। इस मरतबा लियारी से उन्होंने अपने एक पुराने कारकुन नबील गबोल को दिया है टिकट। कराची में पीपल्स पार्टी को सबसे अच्छा चांस इस मरतबा नज़र आ रहा है कि वो शायद
जो एक पीटीआई का एक वैक्यूम उनको नज़र आ रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का वैक्यूम नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी ज़रूर रेस में है क्योंकि उनके मेयर 2 मरतबा यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, 3 मरतबा। लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिटेंसी वाइज उन्होंने जिस तरह मैनेज किया है तो उन्हें उम्मीद है कि यहाँ वो 7 से 8 सीटें तो यकीनन जीतेंगे। जीते नहीं जीते एक अलग बात है। इसी तरीके से पीटीआई का सारा डिपेंडेंट ऑन इट्स वोटर्स है कि वोटर बड़ी तादाद में निकलें, इर्रेस्पेक्टिव के कौन लड़ रहा है उसको वोट दें उसमें, और फिर वोटर्स उनके कैंडिडेट्स को रिकग्नाइज भी कर लें। कराची में वैसे पीटीआई में अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी आपको पता है ना बहुत सारे हैं, वो हर जगह हैं अब्दुल्ला, हर जगह हैं। और देखिए ओवरऑल वैसे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ओवरऑल जो कैंपेन है वो चूँकि पंजाब डिसाइसिव फैक्टर होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब को हमें नहीं लगा कि दूसरे सूबों में जाके उन्होंने जलसे किए हों। ज़्यादातर उनका जो कंसंट्रेशन रही, एक तो लेट कैंपेन उन्होंने बहुत शुरू की, उसकी कई वजूहत हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जलसे किए हैं क्योंकि मानसहरा से भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और लाहौर से भी लड़ रहे हैं। लाहौर का इलेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है उनका क्योंकि उनके मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि पंजाब के इलेक्शन में सबसे बड़ा इलेक्शन वो है। अगर पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देखें आप कि पीटीआई के लिए नवाज़ शरीफ साहब को लाहौर से हराना बहुत ज़रूरी है और पीएमएलएन के लिए नवाज़ शरीफ को वहाँ से जिताना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। मेबल की तरफ आएंगे। मेबल, अभी बिलावल के लाहौर से खड़े होने की बात कर रहे थे मज़हर साहब, अता तारर से उनका मुकाबला है। ऑब्वियसली वो खड़े हुए हैं तो हर कोई जब इलेक्शन कंटेस्ट करता है जीतना भी चाहता है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन क्योंकि मुस्लिम लीग नून नेचुरली पंजाब में ज़्यादा, आपको पता ही है, उनकी ज़्यादा बेस है, ज़्यादा फॉलोइंग है। इवन इफ बिलावल कम्स ऑन नंबर 2, would that be a victory for People's Party in Lahore? देखिए अब्दुल्ला, बात ये है कि घर के अंदर से लड़ना, यानी कि अगर वो सिंध में लड़ रहे होते तो वो वाली चीज़ों के वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा वो लड़ना एक आसान चीज़ होती है ना, बिकॉज आपकी सारी बात है 3 दफ़ा हुकूमत रही है, आपके पास जो है इधर रिसोर्सेज वसाइल उस तरह के। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है हमने देखा कि ओवर द ईयर्स एक तो बहुत सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया गया पीपल्स पार्टी को। हालांकि आप देखें कि भुट्टो साहब ने तो वहीं से स्वीप किया था पंजाब के अंदर से, यानी पीपीपी का गढ़ होते होते पंजाब जो है वो उनके हाथ से चला गया और वो पहले नून के पास गया और फिर उसके बाद नाउ इट हैज़ बिकम नून वर्सेस पीटीआई। सो पीपल्स पार्टी थी नहीं, पिछले आप अगर 10-12 साल इस तरह उठाकर देख लें तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी मूव थी कि उन्होंने बेसिकली लाहौर से एक चैलेंजिंग, एक मुश्किल डिफ़िकल्ट सीट से वो कंटेस्ट कर रहे हैं और एक ऐसे शहर से कर रहे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी उस तरीके से, या उस सूबे से कर रहे हैं कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी का उस तरह वजूद नहीं है। और ये एक मैसेज भी है कि वो पंजाब में वापस उसको रिक्लेम भी करना चाहते हैं, स्पेस भी बनाना चाहते हैं। जाहिर बात है इसमें टाइम लगेगा, ये कोई आसान बात तो नहीं है कि जब आप 20-30 साल लगा कर और उसके बाद जो है वो ऐसा बिल्कुल एक पार्टी उधर ख़त्म होती गई तो उसको वापस कैसे लाना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने एक तो खैर कैंपेन भी बड़ी टाइमली स्टार्ट की थी बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने, और कैंपेन पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी रही। और उसके अलावा भी अगर आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन, इतने उन्होंने इंटरव्यूज, हर किस्म के सवालात का उन्होंने जवाब भी दिया है, सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है पॉडकास्ट वगैरह किए हैं, तो इस तरीके से बहुत अच्छी उनकी कैंपेन रही। और फिर पता है क्या हुमा, उन्होंने वालिद साहब ने, बाप ने और बेटे ने और फिर बेटी ने अलग अलग महाज संभाले हुए थे। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द व्यू कि आसिफा साहिबा को भी प्रॉब्ली इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कराना चाहिए था, बट वो नहीं किया, लेकिन शी वाज देयर campaigning for her brother all the time. She's very effective also and she's a crowd puller too. She's a crowd puller, yes, attraction होती है तो उनका confidence, उनका लहजा, जिस तरह वो बातें करती हैं, she is a crowd puller. You know, a few people are of the opinion, I was having a discussion with जो political समझबूझ रखते हैं, उन्होंने कहा कि आसिफा को भी अगर contest कराना था तो वो लाहौर would have been an ideal place कि आसिफा का डेब्यू कराते। ये हम बात कर रहे हैं मज़हर साहब, we are talking about नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मतलब ये सारे अगर एक ही हल्के की बात करें, contesting from the same constituency, ये इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये पावर मूव होता है जब आपको लग भी रहा हो कि मतलब वो हल्का जो है वो इट्स साइडिंग टुवर्ड्स दी अदर, आपका ओपोनेंट हो लेकिन आप फिर भी उस कॉन्टेस्ट में खड़े हैं, तो वो क्या, व्हाट इज द मंतक समझना चाहते हैं हम बिहाइंड इट कि जब बड़े पावरफुल लोग हैं तो आप भी बीच में उस लाइन में क्यों घुस रहे हैं जब आपके शायद चांसेस भी कम हो? देखिए उसके 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस तरह 2018 में और 2013 में मिस कैलकुलेट कर गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, वो ये समझे कि पीटीआई का जो राइज़ है उसका जो वोट बैंक है वो पीएमएलएन का वोट बैंक काटेगी।
लेकिन एक्चुअली जो है वो पीपल्स पार्टी का जो वोटर था, और उसकी वजह थी कि पीपल्स पार्टी फॉर द लास्ट आई थिंक 2 decades उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा PMLN से। तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर था, उनके लीडर्स थे, वो ये बेसिकली डाइजेस्ट नहीं कर सके कि PMLN के साथ हम कैसे मिलकर चलेंगे। और वो जो वोटर था, और उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन की अगेंस्ट PMLN, ख़ास तौर पे शरीफ्स के अगेंस्ट, तो उसको वोटर जो है उनके साथ अटैच होता चला गया। इस वक्त जो बिलावल साहब ने, गालिबन पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो फैसला किया, वो इस चीज़ को कि बिलावल स्टिल हैज़ टाइम, यू नो, कि वो सिर्फ क्योंकि लाड़काना उनकी एक सेफ सीट है, हालांकि लाड़काना में लास्ट टाइम जो थे उन्हें डॉक्टर राशिद सुमरो ने काफ़ी टफ टाइम दिया था। तकरीबन JUI के कैंडिडेट ने 50,000 से ज़्यादा वोट लिए थे वहाँ से, लेकिन स्टिल लाड़काना, उन्हें पता है कि लाड़काना से जीत जाएंगे। लाहौर में उन्होंने एक्टिविटी करके पीपल्स पार्टी के जो वोटर है और जो वर्कर है उसको बेसिकली जो है वो ज़्यादा मोटिवेट किया, और देखना ये कि कितना वोट लेते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितना वोट लेते हैं, और फिर उसका असर जो है वो ज़ाहिर सदर्न पंजाब में, दूसरी जगहों के, तो प्रेजेंस ऑफ बिलावल इन पंजाब वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए, हमें उन्हें पता है कि इस वक्त पंजाब की क्या सूरत हाल है, और एक डिवाइडेड इस वक्त सूरत हाल है। PTI के वोटर इस वक्त स्कैटर्ड है, PTI के कैंडिडेट्स स्कैटर्ड हैं, विद इन PTI वो है, तो वो उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा हमने कल रात ही शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हम देख रहे थे, PTI की लीडरशिप से अगर आप बात करें तो बड़े इनकरेज्ड हैं भाई, वो भी बड़े मोटिवेटेड हैं, और उनसे बात करें तो ऐसा लगता है कि दे नो दैट पीपल विल कम आउट फॉर देम, सो दैट इज आल्सो अ गुड साइन दैट नोबडी, एवरीबडी यू नो इज इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइनल कॉल। और अगर आप सोशल मीडिया इज अ गेज, अगर आप उसको पैमाना बना लें तो फिर यस देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, एंड उनका इतना ऑप्टिमिस्टिक होना बनता भी है, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एक दूसरे को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जी हमारे कैंडिडेट्स कौन से हैं, निशान क्या क्या है, बड़ा ये जो मैं बताऊं, ये जो 3-3.5 साल का गैप है नवाज शरीफ साहब का, जब वो लंदन चले गए, वो ये असेस ही नहीं कर सके कि ग्राउंड पे सिचुएशन कितनी बदल रही है। और PTI ने उस 3.5 साल को बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज किया उस सिचुएशन को, कि एब्सेंस ऑफ नवाज शरीफ, 16 मंथ्स ऑफ शहबाज शरीफ, उन चीज़ का बाय डिफॉल्ट सारा एडवांटेज गया PTI को। मगर मजहर साहब, कंसिडरिंग 16 मंथ्स ऑफ शहबाज शरीफ, यस, जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ था, और मेमल आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका वक्त लाहौर में भी ज़ाहिर गुजरता है, सो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब का जो हाल किया था, और फिर वो फरागोगी वाले मामलात, एंड यू नो ज़बान ज़द-ए-आम कहानियाँ थी कि किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती हैं, उस्मान बुज़दार साहब का अपना किरदार, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, फिर वो वजह तनाज़ा भी बने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कैसे पंजाब भूल सकता है इतनी जल्दी? देखिए, मैं बताऊँ आपको अब्दुल्ला, वैसे तो आपने जो बात की ना बड़ी अहम है, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आप देखें, इवन पीपल्स पार्टी के लिए जो ये कमबैक करना होगा ना इवेंचुअली, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी कि वो सिंध में क्या परफॉर्म करे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इस तरह की जो चीज़ है, अगर आप देखें कि 1997 के जो शहबाज शरीफ होंगे, तो चौधरी परवेज़ लाई जो 2002 के CM बनते हैं, तो उन्होंने उनको आउटडू करना है। फिर जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वापस आते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई की कारकर्दगी को आउटडू करना है। लेकिन जब उस्मान बुज़दार आते हैं, उनकी वैसे एक चीज़ में उन्होंने बड़ी तरक्की की, उनके एसेट्स अगर आप 2018 के देख ले, और आप लाखों से अरबों में पहुंच गए। जी, लाखों से अरबों में पहुंच गए, उसमें उन्होंने तरक्की जरूर की, लेकिन उनको पता था कि उनको कारकर्दगी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लीडर जो है वो इतना झूठ, इतना स्पिन, वो नैरेटिव इस तरह बिल्ड कर लेते हैं, पूरा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वो अपनी कहानी बुन लेते हैं, तो शायद उनको कारकर्दगी के बगैर भी वो जीत सकते थे, तो इसलिए उन्होंने नहीं की। लेकिन आप यह देखिए कि उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने फिर काम किया, उसके बाद अगर आप वैसे देखें कि इवन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, अगर मोहसिन नकवी साहब को देखें, वो भी
काम कर रहे हैं, वो भी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये कि बुज़दार साहब एक वो थे कि जो जिन्होंने सोचा होगा कि लीडरशिप खुद ही संभाल लेगी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कैसे ये लोग गायब हुए हैं, वैसे मैं कहता हूँ बाज लोग का वजीर आला पंजाब थे, और ये पॉइंट ये पॉइंट गायब कर देना उनको सीन से, यू नो एक्सपोजेस एवरीथिंग कि अगर उनको लगा ही दिया था उनके चेयरमैन ने, बुज़दार साहब की बात हो रही है और जीरो परफॉर्मेंस के बावजूद वो टिके रहे, वो वहां रहे, बड़े प्रोटेक्टेड रहे, साथ साथ लड़ाइयां भी होती रही उनकी वजह से। तो चीजें उनके फॉलोअर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, लाहौरियों के लिए खुल गई हैं, आया हो गई हैं, तो अब वो दोबारा से ये रिस्क कैसे लेना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो जो बानी पीटीआई से बड़ी सियासी गलती पंजाब में हुई वो 2018 के बाद जब उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब का सिलेक्शन किया, और वो रियलाइज़ करते हैं बाद में, अगर उस वक्त वो चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाते तो चौधरी परवेज़ इलाही के पीछे 2002 का एक पूरा एक लोगों ने शहबाज शरीफ के अलावा अगर किसी को एज ए चीफ मिनिस्टर पसंद किया तो परवेज़ इलाही को पसंद किया था, अगर उस वक्त बनाते। लेकिन 2.5 साल परवेज़ इलाही, चौधरीज़ और इमरान खान साहब के दरमियान बातचीत तक बंद थी। ये सिचुएशन थी कि बात तक नहीं करते थे, जबकि परवेज़ इलाही साहब ने एक मरतबा मुझे बताया था कि इमरान खान उस्मान बुज़दार का हाथ पकड़ के उनके पास आए थे कि इसको आपने ट्रेन करना है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, ना लोकल बॉडीज इलेक्शन करवा सके, जो वहाँ इलेक्टेड लोग थे उनको भी पीटीआई ने वहाँ से हटा दिया। तो ये पॉलिटिकली ब्लंडर्स करते करते ये 2022 तक पहुँचे हैं, और फिर आखिरी साल में जाके खान साहब को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, परवेज़ इलाही से फिर उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। मुनिस इलाही जिनकी शक्ल वो देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, आज भी वो सबसे ज़्यादा उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो जो ब्लंडर्स ऑफ चेयरमैन पीटीआई रहे पंजाब में, उसके बाद अगर ये 16 महीने नहीं होते तो शायद पीटीआई की सिचुएशन बहुत ख़राब होती। लेकिन उसमें कम बैक हुआ होता है, कम बैक करते हैं। ये जो गलती हुई है कोलिशन गवर्नमेंट से, पिछली कोलिशन गवर्नमेंट से, कि उन्होंने फ़ौरन इलेक्शन नहीं कराए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी प्राइस आज पीएमएलएन पे कर रही है, उसकी प्राइस खुद नवाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं। मतलब साहब, उसकी 16 महीने की परफॉर्मेंस पीडीएम गवर्नमेंट की बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम लेट अस आल्सो मेंशन, और यहाँ पे हमारा ये बावर कराना सबको ज़रूरी है कि इस पॉपुलैरिटी में जो आपको लग रहा है कि हमें लग रहा है कि पीटीआई की है, इमरान खान साहब के झूठे बयानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज वो जो साजिशी कागज़ लहराना है, मेमल आपसे इस पर लास्ट कॉमेंट चाहेंगे, ग़ुलामी से निजात का दावा, और फिर वहीं अमेरिका में लॉबीइस्ट हायर करना अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने के लिए। सो जब एक मामला है गलत तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको कहें कि हाँ ये भी था एक फैक्टर। नहीं, बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए जो उनको पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाला है, उस वक्त उन्हें किस तरीके से पूरे साइफर के मामले को ट्विस्ट किया, किस तरीके से झूठ बोला, और हमने देखा है कि पीटीआई और इमरान खान साहब थ्रू आउट इस तरह की चीज़ें करते रहे, बट दे गेट अवे विद इट। और दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखना चाहिए, हम इधर नून लीग की भी बात करें कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पिछले 4 इलेक्शनों में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ सके थे, और फिर ये है कि वो पिछले, अगर आप देख लें कि 2018 से वो अब तक तो गायब ही थी ना एक तरह से, मतलब पहले जेल होगी, फिर वो एग्जाइल में चले गए, वो उस तरह से ना उनको मीडिया पे पाबंदी थी उनके ऊपर काफ़ी अर्सा, उनको जो है वो इस वजह से उस तरह की वो मिली ही नहीं। आप कह लें कि जो बाकियों को, यानी इमरान खान साहब को जिस तरह की कवरेज मिलती थी, वो तो आए दिन जिस तरह की स्पीचेस करते थे और फिर वही झूठ बोलते रहते थे। तो एक बहुत डिफरेंस भी है कि 6-7 साल का गैप होना फॉर नून लीग, फॉर मियां नवाज शरीफ, और फिर वो आते हैं, वो अभी बहुत थोड़ी देर कैंपेन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसके एक्चुअली लोग जो हैं जिस तरीके से वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नून लीग का वोटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का वोटर नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है, और उनको तो उस तरीके से मीडिया या सोशल मीडिया या उस तरह की जो हाइप कभी उनको या एक्सपोजर भी नहीं, कितने सालों से नहीं मिला। तो बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल उनको नहीं है। अब सोशल मीडिया में तो वैसे ही पीटीआई सबसे आगे है, लेकिन मीडिया पे भी आपको याद है पीटीआई के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ की कवरेज पे 100 पाबंदी ही थी, अपना ही कवर कर सकते थे वो अपने अपने दौर में। फिर हर किसी ने दे हैव फेस्ड दैट, कभी आसिफ जरदारी का इंटरव्यू रुक जाता था, कभी कुछ हो जाता था। वी ऑल हैव सीन दैट, वी ऑल हैव। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज फॉर बीइंग आप लोग नाश्ता करें, आपके लिए हमने जरा इंतजाम कर दिए क़याम का। बहुत जरूरी। Welcome to Geo News Election Headquarters.
क्या कहें, हम जियो पाकिस्तान के जियो पाकिस्तानी कहेंगे हम बड़ा सुबह के मूड टाइम, है, ठीक है? जियो पाकिस्तानी है हाँ भाई, जी। हम बैठे हुए हैं तो फिर हम तो हम ही है ना। और इस तो सारे एक्सरसाइज में हमारी दुआ भी यही है कि जीता रहे पाकिस्तान, जियो पाकिस्तान। और इसके लिए आपको क्या करना है, वोट डालने के लिए घर से निकलना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन 2024 महज एक दिन की दूरी पर है। 12 करोड़ 86 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वोट देने के अहल हैं। ऑलमोस्ट आपको पता है नौजवान वोटर्स कितने ऐड हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़। So you know, they can play a very important role too. Absolutely, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा इस सारे का मतलब ये है कि मुल्क की आधी आबादी को अपनी राय देने का हक हासिल है। 2018 में RTS का तजुर्बा कौम को आज तक नहीं भूला, जब लोग रिजल्ट का इंतज़ार करते रह गए मगर सारा सिस्टम ही बैठ चुका था। तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग। आप हंस क्यों रहे हैं? वैसे नहीं, क्यों हंसी आ रही है? मतलब RTS बैठना मतलब एक ये तो एक सॉर्ट ऑफ ये नोटोरियस हो गया ये बात तो। हाँ, तो हम याद दिला रहे हैं ना। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ज्यादा पुरएतमाद है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह EMS RTS ना बने कभी भी। EMS वेट कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं EMS और RTS नो। अच्छा जी, ये होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजना है और इससे ज्यादा आसान सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता। हतमी नताइज कब आएंगे, इलेक्शन कमीशन का अमला अब भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। लेकिन आपको पता है ना, हतमी नताइज जब भी आएंगे आपने कहाँ देखने, आपको कहाँ पता लगेंगे, जियो न्यूज़ के इस इलेक्शन में आपको ग्राफिकली डेटा वाइज तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। सो यू विल गेट ऑल योर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैंपेनिंग से लेकर इलेक्शन डे से लेकर और आखिरी नतीजे तक सब कुछ आपको जियो न्यूज़ पता लगेगा। रिटर्निंग अफसरान को सैटेलाइट कनेक्शन फराहम किए गए हैं, वो इस बार इंटरनेट पर इन्हिसार नहीं करेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। नताइज भेजने में कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर ज़ाती हैसियत में RO को नताइज पहुंचाएगा। अमन अमान के हवाले से भी तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पुलिस है पहले हिस्से पे, दूसरे में रेंजर्स है और FC है, और तीसरी जो टियर है पाक फौज के पास होगी। ये भी बताएं आपको कि पाक फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी, नॉट इनसाइड। और फिर बहुत से पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सेंसिटिव, हसास उनको करार दिया गया है, तो लिहाजा उन पे तो ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योरिटी तो हर किसी पे ही होगी, लेकिन some more than others। बैलेट पेपर्स छप तो गए थे, कुछ कागज का मसला चल रहा था कि भाई बमुश्किल पूरे होंगे। नौशीन यूसुफ को आजकल हम बस ECP के सामने ही रख रहे हैं उनकी कुर्सी लगा दी है, कर दी है उधर। तो शी इज देयर, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। नौशीन, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज? बिल्कुल, काफ़ी दिनों से हम एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत बेयकीनी थी, हर कोई कह रहा था इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन हम पुरुम्मीद थे कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पुरुम्मीद था कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। और आप देखें, आप सिर्फ 2 दिन की दूरी रह गई है इलेक्शंस की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 मेन बातें उठाई जा रही थी कि टेररिज्म और मौसम जो है वो इस इलेक्शन में हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। लेकिन आपने देखा कि अब आजकल तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और टेररिज्म भी जो है वो कहते हैं 2008 या 2013 जितनी बुरी हालत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपने देखा, 5 लाख के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैनात होने जा रहे हैं इस इलेक्शंस के लिए, तैनात कर दिए गए हैं बल्कि। इनफैक्ट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और इसके साथ साथ 3rd टियर के ऊपर पाक फौज की जो है वो भी जिम्मेदारी जो है वो जो है अपनी असर अंजाम दे रही है। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बैलेट पेपर्स की तरसील है, जो सबसे अहम होता है, बैलेट पे ही आपने मोहर लगानी होती है, बैलेट पेपर्स की तरसील का जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया, ROs को पहुंचा दिया गए। और अब कल का दिन होगा जब ROs जो हैं वो बैलेट पेपर्स जो हैं वो दे देंगे उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। और उसके बाद आपको पता है पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए, 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें 18,000 जो है वो हसास और 18,000 जो है वो इंतहाई हसास और 27,000 के करीब जो है वो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। और इनके बाहर जो है आर्म फोर्सेस भी होंगी, पुलिस भी होगी हमारी 3 टियर्स के अंदर। तो सिक्योरिटी के भी CCTV कैमरास लगाए जाएंगे, तो सिक्योरिटी के भी इस हवाले से काफी सख्त इंतजाम हैं। पोलिंग स्टेशंस पे लगाए होंगे ना कोई CCTV कैमरास?
बिल्कुल बिल्कुल हसास पर लगाए हुए हैं और जो 27,000 हसास हैं, 18,000 मतलब निफ्ट के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हमारे मुल्क में इस वक्त सेंसिटिव हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये कि बैलेट पेपर की तरसील आपने देखा कि बैलेट पेपर का बहुत कंट्रोवर्सी आ गई थी क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पेपर भी मंगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है दोबारा छपाई के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन क्योंकि 3 प्रिंटिंग प्रेस है पाकिस्तान की और स्पेशल सिक्योरिटी कागज था जो बाहर से आता है, उसके बाद उसको पूरा किया गया है। इलेक्शन 2170 टन इस दफा आपको पता है बैलेट पेपर यूज हो रहा है, पिछली दफा 800 टन यूज हुआ था। नौशीन, तो एक सेकंड एक करके, क्योंकि हमारे और सवाल भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि 18,000 जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, 27,000 जो हैं वो हसास हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है और खासतौर पे सिक्योरिटी जब प्रोवाइड करनी होती है तो इंतहाई हसास को और दूसरे को किस तरह डिफरेंशिएट? इंतहाई हसास पे क्या फौज तैनात होगी और दूसरे पे फौज जो है वो देखिए हर जगह पर फौज तो हर जगह पे क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर होगी। जो इंतहाई हसास है उनके ऊपर जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे इधर कत्लो गारत भी हो जाता है, फायरिंग्स भी हो जाती है, तो उन पोलिंग स्टेशन का सबको पता होता है इन इलाकों का। उनके ऊपर जो है स्पेशल तरीके से फौज को जो है उनकी तैनाती होगी, ज्यादा अलर्ट होगा, वहां पे सीसीटीवी कैमरा सब जगह पर होगा। और इसी तरह जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर भी आपको पता है सिविल मिलिट्री फोर्सेज हैं जिनमें रेंजर्स है, आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सब आती हैं, पुलिस आती है। तो इस तरीके से वो वहां पर जो है ज्यादा अटेंटिव होंगे फौज जो हमारी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उन वाले पोलिंग स्टेशन के ऊपर। दिलचस्प बात यह है कि कल के बाद यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन, क्योंकि 90,000 के करीब पोलिंग स्टेशन मुल्क भर में कायम है, तो जो पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको पहले से वो लोग तैनात होना शुरू हो चुके हुए हैं। 5 से 10 तारीख तक उनकी तैनाती है फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की। तो अब जो है ये तैनाती का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। अब बैलेट पेपर्स जो है आपको मालूम है वो भी मूव करना बहुत सेंसिटिव काम होता है, तो उनको भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अंदर जो है वो मूव किया गया पहले आरओ के पास। और अब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये बताइएगा, सिक्योरिटी की काफी बात हो गई है, प्रिजाइडिंग अफसर को आरओ जो है वो बैलेट पेपर्स दे देंगे। होपफुली इलेक्शन कमीशन का अमला बर वक्त लोगों को अकोमोडेट करे, स्लो ना हो कहीं भी पोलिंग। इसके लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि शिकायत ये भी रही है और लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर धांधली का एक ये भी तरीका होता है कि स्लो कर दी जाती है पोलिंग, जहां लग रहा होता है कि कोई सियासी जमात या कोई कैंडिडेट जीत रहा है जिसको शायद नहीं जीतना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो तो कहते हैं कि जो नॉर्मल तरीका होता है इलेक्शन कमीशन उसी प्रोसीजर को पूरा फॉलो करेगा। कोई ऐसा मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्लो कर देता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भरपूर ट्रेनिंग दी हुई है, आरओस अलर्ट है और पूरी तरीके से कहा हुआ है। और ये भी कहा हुआ है कि जब पोलिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल पोलिंग ओवर हो जाती है और उसके बाद जो लोग पोलिंग स्टेशन के में मौजूद हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर पोलिंग स्लो होने की कोई लोग बात कर रहे हैं तो जो लोग पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं वो अपने हक राय दही से महरूम नहीं होते, बल्कि उनको भी पोलिंग के दौरान उनको मौजूद होने का वो जो अपना वोट है वो कास्ट कर देते हैं। कुछ टाइम एक्स्ट्रा होता है, उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन लोगों से वोट ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें होती जरूर है कि आके पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग फायरिंग कर देते हैं, कोई हंगामा कर देते हैं कि पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, लेकिन इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि इस दफा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन, हम आपसे आने वाले दिनों में रिजल्ट्स का जो प्रोसेस आरटीएस का तजर्बा तो आपको पता ही है, वो कौम ने भुगता भी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस मरतबा कहा जा रहा है जिसके तहत नताइज आगे पहुंचाए जाएंगे, कैलकुलेट होगा तमाम सिलसिला है than the last time what happened. इंटरनेट पर एनएसआर जो है वो नहीं होगा, सैटेलाइट कनेक्शन फराहम किया गया है। इसके अलावा भी अगर नहीं चलता तो फिजिकली जाके पहुंचाने होंगे जो नताइज हैं और लेट्स सी वो भी हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि वंस यू आर डन और 5 बज जाते हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या सिस्टम होगा, आपने बस ये करना है कि अपना वोट जो है वो कास्ट करना है। तो लिहाजा दैट इज योर जॉब, बाकी सब कुछ इंशाल्लाह इज ऑलरेडी इन ऑर्डर। अच्छा जी, थोड़ा सा मौसम का हाल आपको इसलिए बता दें क्योंकि ठंड है और इसी में आपको निकल के अपना वोट भी कास्ट करना है। वैसे को एयर क्वालिटी रास्ते खुले रहें, बर्फबारी का कोई ऐसा स्पेल ना हो, बारिश कोई ऐसी ना हो कि वोटिंग का अमल मुतासिर हो। वी आर अज्यूमिंग कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जहां जहां होंगी वो इस बात को बिल्कुल दे हैव टेकन नोटिस ऑफ दिस कि उन्होंने रास्ते वगैरह जो आप कह रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कराची आज आलूदा तरीन दुनिया के शहरों में दूसरे नंबर पर है।
सो हम जब लाहौर की बात करते थे, दिल्ली की बात करते थे, कराची को हमें लगता था कि कहीं लाहौर पीछे है। तीसरे नंबर अब बड़ा तवातुर के साथ कराची भी कम्पीट कर रहा है और अक्सर औकात ही लाहौर को पीछे छोड़ देता है। नॉट वन ऑफ दोस थिंग्स जिसमें हमें कोई कंपटीशन करनी चाहिए, बट इट इज हाउ इट इज। बहुत सी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इलेक्शन रिलेटेड। एक बात, जो इलेक्शन हो ना हो, ये जो फेक न्यूज़ का जिसको आप कहते हैं ना बाजार गर्म है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट जब ऐसी सरगर्मियां हो रही हों जैसे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो तब वो ज़्यादा ही ज़रा बढ़ चढ़ के सामने चीज़ आती है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ को फेक न्यूज़ से डिफ्रेंशिएट किस तरह करें। और कभी कभार डिफरेंसेस इतने मामूली से होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और अब तो आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो फुटेज या तस्वीर आपको दिखाई जाएगी कि ये हो गया या फलानी जगह ये हो रहा है, वो तस्वीर ठीक होगी, लेकिन वो उस वक्त की, उस तारीख की, उस माहौल की, उस जगह की तस्वीर नहीं होगी। ये तो अब इतनी आम सी बात है, ऑल्दो अब AI भी है और जाली तस्वीरें भी बनाई जा सकती हैं। उसके बाद आवाज़ें, हाँ, उसके बाद साउंड्स, मतलब ये सारी चीजें काउंट करती हैं। और अब आपको पता है कि वो आगे आई एम श्योर AI और तरक्की कर जाएगा, लेकिन अभी जो AI जनरेटेड फुटेज या AI जनरेटेड तस्वीरें हैं वो इंसानी आज़ाद ठीक से नहीं बना पाती। पर फिर कुछ इदारे हैं जो कि आपको बिल्कुल डिसाइफर कर देते हैं क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ है। जियो फैक्ट चेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जियो नेटवर्क, जिससे आपको बड़ी अच्छी तरह बहुत सोर्सेज से वेरीफाई वो करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। जो चीज़ बिल्कुल फेक होती है उसको बताते हैं, उसके रीजंस देते हैं, उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं समझाने के लिए। सो दैट इज़ वन वे जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले फेसबुक और ट्विटर वगैरह था, अब टिकटॉक पे एक तूफान है गलत खबरों का, फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल तो चलें पूरी दुनिया में किया जाता है, वो किया जा रहा है, लेकिन गलत मालूमात की बुनियाद पर किया जा रहा है। लेकिन वही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से सही न्यूज़ भी आ रही होती है, और वो ऑब्वियसली टिकटॉक इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, तो जब न्यूज़ किसी ने डालनी हो तो दैट इज़ द वे टू रीच द पीपल। लेकिन फिर वही चीज़ें, गलत इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक चंद दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा है कि भाई माशरों में तकसीम का बड़ा ख़तरा है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दंगे फसादात तक बात पहुँच सकती है, जमहूरियत के लिए ये ख़तरा है। और बदकिस्मती से हम देखें कि जो रिफ्ट्स हैं या डिफरेंसेस हैं या इख्तलाफात हैं, ये एट टाइम्स एक्चुअल बुनियाद इसकी गलत खबर होती है, फेक न्यूज़ होती है कि ये हो गया या ये हो रहा है, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि बात फिर हाथ से निकल जाती है। सो ये भी सारा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इत्तलात के मुताबिक एक फ़ेक न्यूज़ या फ़ेक तस्वीरों या फ़ेक फुटेजेस को वेरीफाई करने का या उनको बर्स्ट करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जियो फैक्ट चेक तो बड़े अरसे से काम कर रहा है, फिर कुछ इंडिपेंडेंट इदारे भी हैं जो इस सिलसिले में अपनी कोशिश, अपनी सही, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। और ऐसे में जब नौजवान, एक्चुअली आई एम सॉरी, जहाँ बड़ी बाशऊर भी हैं नौजवान, और इस मरतबा तो इतने ज़्यादा नौजवान नए भी ऐड हुए हैं वोटर लिस्टों में, वहाँ बहुत सारे लोग जानते पूछते हुए ज़्यादातर नौजवान ही होते हैं, ये सारा कुछ कर भी रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन आज हम एक्चुअली समझना चाहते हैं हाउ टू डिसाइफर। एक आम आदमी जो है वो, उसके सामने खबर आती है तो वो किस तरह डिसाइफर करे कि इस खबर सच है या गलत है। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हियर हु आर गोइंग टू हेल्प अस विद इट। एट द सेम टाइम, जहां हमने टिकटॉक की बात की, व्हाट्सएप हम इसको अंडरमाइन कर देते हैं, एक बहुत बड़ा जरिया है फेक वीडियोस को आगे पहुंचाने का। ज्यादातर लोगों की अम्मियां, मुझे बताएं आप, अम्मियों पे क्यों चले गए हो? ज्यादातर लोगों की अम्मियां ऐसी व्हाट्सएप चीजें कर रही होती हैं जो कि आप देखते ही समझ जाते हैं कि गलत हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन अम्मियों को हम माफ कर रहे हैं जिनको पता हो और वो चीजें आगे लेकिन नहीं, हमारी अम्मियां बड़ी समझदार हैं। हम आज यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि वो भी बिना तस्दीक के खबरें पूरी अपने फैमिली ग्रुप में ना भेजें। चैट ग्रुप में तो वही चल रहा होता है। और निगहदाद हमारे साथ मौजूद होंगी, रुकन हैं UNAI की, और सदफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बानी MMFD। बहुत अरसे से ये इदारा भी काम कर रहा है अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। जी हम, मुझे आवाज़ आ रही है सदफ, कब, सॉरी रिपीट कर जी हम आपको बताते हैं कि कब पाकिस्तान में ज़ाहिर है फेक न्यूज़ अब से तो नहीं, बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन एक्चुअली इसको काउंटर करने के लिए आप जैसे इदारे और फिर जियो फैक्ट चेक, कब ये ज़रूरत पेश आई कि भाई अब इट इज़ टाइम, क्योंकि दुनिया तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही है, वेरीफाई टाइप इदारे बहुत मुल्कों में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं।
जब से देखें पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की पेनिट्रेशन ज़्यादा हुई है, अब आपके पास मिलियंस आपकी अवाम है जो मोबाइल से और स्पेशली टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। जब तक मेटा और फेसबुक और ट्विटर यानी टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कॉमन थे, उस वक्त तक बिकॉज ऑफ आर लिटरेसी रेट, क्योंकि लोग पढ़ने लिखने वाले थोड़े कम हैं, तो शायद फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का इतना डीप इम्पैक्ट नहीं होता था। लेकिन विद इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्योंकि ये वीडियो और ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऐसी पॉपुलेशन तक पहुंचनी शुरू हो गई है जो बेसिकली लिटरेसी के लोअर लिटरेसी लेवल्स पे हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिसिस की ट्रेनिंग उस तरह से शायद नहीं हुई, और वो ज़ाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। तो इस पेनिट्रेशन की वजह से बहुत डेंजरस हो गया कि जैसे जैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वैसे वैसे माशरे के अंदर एक सियासी बदगुमानी, डिफरेंसेस, पोलराइजेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हुआ। एंड आई थिंक तब भी ज़्यादा इनिशिएटिव्स मीडिया मैटर्स ने भी, दीगर इदारों ने भी शुरू किए। अच्छा, दैट इज़ गुड, लेकिन इसमें एक बहुत एलिमेंट ये हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि बुरी आदत अगर छोड़नी हो, जैसे कि स्मोकिंग है, तो जो स्मोकर होता है उसकी भी विल इन्वॉल्व होती है कि वो छोड़ेगा तो कोई उसकी मदद कर सकता है। सवाल ये है कि क्या लोग जानना भी चाहते हैं कि सच क्या है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि आपके नैरेटिव को पर्सनली सूट कर रही होती है, आपको अच्छा तो लग रहा आपका दिल भी नहीं चाहता। और फिर बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जब आप एक्चुअल फैक्ट सामने उनके रख भी दें तो इंसान माने ना माने वो नहीं मानते, उस पे ही है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। कमिंग बैक टू बेनज़ीर, अब आपकी बात शायद ठीक हो गई है। तो सवाल तो बहुत सारे जमा हो गए हैं बेनज़ीर, चाहे तुम इसका जवाब दे दें, चाहे तो आप पहले वाले सवाल का जवाब दे दें। जी बेनज़ीर, अच्छा देखिए, पहले तो क्यों ज़रूरत पड़ी जियो फैक्ट चेक जैसा अदारा बनाने की है, जो बहुत से और भी फैक्ट चेकर्स हैं। इस इलेक्शन में एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये एक बड़ा डिजिटल और सोशल मीडिया ड्रिवन इलेक्शन है, 2018 से भी ज़्यादा। ज़्यादातर आपकी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, वो सारी सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही हैं, और एक सियासी जमात जो है वो मजबूरी के तहत सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं इस वक्त इलेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ये अब AI जनरेशन का भी दौर है। आपकी बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो AI जनरेटेड है, और उनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अंदाज़ा लगाना कि ये खबर, ये जो तस्वीर है ये ठीक है या गलत है। और जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने खबरदार किया था कि ये जो जिन ममालिक में इस साल इलेक्शन होने हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपने देखा अभी बांग्लादेश में, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जो AI जनरेटेड वीडियोज़ और इमेजेस और तस्वीरें वगैरह थी उससे काफ़ी पैनिक मचा। कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई गई थी, कुछ ऐसे उम्मीदवार थे उनके बारे में कि उनके बारे में गलत दिखाया गया कि वो गाज़ा के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और एक मुस्लिम ममालिक में एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। तो ये भी एक इसकी वजह से भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी थी, बल्कि मैं तो कहूँगी AI ने टर्बो बूस्ट कर दिया है आपकी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन बहुत से तरीके हैं जिससे, क्योंकि ये सबका काम है, ये सिर्फ सहाफ़ियों का, सिविल सोसाइटी का काम नहीं है। जो भी बैठ के घर पे देख रहा है, नौजवान, ख़ास तौर पे नौजवान जो हमारा तबका है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो फ्री हैं, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुद चेक करने के लिए कि ये तस्वीर या ये वीडियो या ये खबर जो है कि सहाफ़ियों की, प्रोफेशनल्स की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट भी करें उन टूल्स के बारे में, और बताएं भी, ये जो इदारे हैं ये बताएं लोगों को कि ये खबर गलत है या ये खबर सही है। कुछ टिप्स हम ज़रूर आज चाहेंगे, इस डिस्कशन से कुछ हासिल भी तो होना चाहिए ना, कि आम आदमी जो आप बैठा हुआ है, चाहे वो अंकल हैं या आंटी हैं या बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, वो उनको हम दे सकें कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि खबर गलत है या खबर ठीक है। और ऑल्सो द नीड टू डू इट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कभी कभार तो आपको लगता भी नहीं है कि आपको ज़रूरत है कि आप किसी खबर को चेक करें। निगत से हमारा राब्ता अभी नहीं है। अच्छा। जैसे ही होगा हम उनकी तरफ दोबारा आएंगे। सदफ, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो हम बहुत ही लिटरली इनिशियल स्टेज में हैं, जिस तेज़ी से लेकिन हमने देखा है कि गलत खबर फैलती है, उस तेज़ी से उसकी तरदीद या उसका सही वर्जन या उसकी तस्सीम नहीं फैलती। क्या ये दुनिया में ही यही फिनोमेना है या इसको हम बेहतर बना सकते हैं अपनी कोशिश से?
बिल्कुल, पूरी दुनिया में बिल्कुल यही फिनोमेना है, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है ये इत्तेफाकन नहीं होता। दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर्ड एफर्ट, और उसके अंदर जो आपके साइकोलॉजिकल कुछ हमारे बायसेस होते हैं, हम तस्करा करी थी पहले कि आपको कोई अपनी बिलीफ से हट कर चीज़ मिले तो वो आपको पसंद नहीं आती। ये बेसिकली कहलाती है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और जो चीज़ आपको बिलीव करते हैं ऑलरेडी उसके मुताबिक मिलती है तो वो आपका एक इन्फॉर्मेशन बायस होता है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, हमेशा आपकी उन इमोशनल पॉइंट्स को, आपकी उन आइडेंटिटी के हिस्सों को टच करते हैं जिनके बारे में आप बड़े सेंसिटिव होते हैं। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो आपकी काउंटरिंग है उस मिस इन्फॉर्मेशन की वो उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनइमोशनल होगी, उसके अंदर टाइम लगेगा, उसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी ये जो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बना है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कॉन्स्टेंटली अपने बिलीव्स को चैलेंज करे, कॉन्स्टेंटली ये देखे कि वो जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उस पर वो सच की बुनियाद पे डिसीजन ले रहे हैं या सिर्फ एक वैल्यू बेस्ड जजमेंट ले रहे हैं कि मुझे ये जमात नहीं पसंद तो वो जो कहेगी वो सच होगा, या मेरे लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है वो गलत ही होगी। और ये हमने देखा है कंसिडरिंग जो अब जाहिर है जो हालिया फिनोमेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे जहाँ बड़ी एक्टिव है, वहाँ पे उनकी तरफ से बहुत सारी माजी में भी ऐसी बातें की गई जिनका कोई वजूद नहीं था, और हम किसी एक जमात को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, बाकियों ने भी हिस्सा डाला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रही है ऑन सोशल मीडिया, उनके नौजवान, उनकी ट्रोल ब्रिगेड या उनके कॉल आउट करने वाले लोग या उनके डिजिटली हरास करने वाले लोग, आई स्लाइटली डिफर हियर अब्दुल्ला, ट्रोल और ये मिस इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ बाद में आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज आल्सो द फर्स्ट वन टू यूटिलाइज the power of social media. वो तो हमने अभी कहा, मतलब बिल्कुल, क्योंकि उनका ये misuse the power of social media. That came later on, लेकिन वो यूज करना भी बाकी जमातों को भी पता चला कि भाई ये तो एक पूरा जरिया है। नहीं, This is how to उनकी कामयाबी वो जिस लेवल तक पहुंचे उसका उसमें बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन बेनज़ीर एक बात, देयर इज टाइमिंग इज ऑल्सो ऑफ एन एसेंस। अब बिल्कुल हम एक क्रंच टाइम पे हैं कि जहां वोट डालने का दिन आ गया है। इन दिनों में कोई मिस इन्फॉर्मेशन इतने हल्के हैं, कोई वीडियो बना ले, कोई स्प्रेड कर ले, कोई रूमर, कोई लाए, कोई एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द ट्रूथ, बहुत कम दिन है लोगों के पास। अगर सच पता भी चला तो बहुत दिनों बाद पता चलेगा, अगर वो उन्होंने कोई तहकीकात की, रिसर्च की कि शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो लिहाजा जो चीज़ पहली बार आ गई, जो पता चल गई, वो तो डेट्रीमेंटल अच्छा होगा ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट एक फलां कैंडिडेट के दफ्तर को दिखाया गया था जिसमें तमाम लोग वहां पे वोट अपेरेंटली मुबैना तौर पर खरीदे जा रहे थे। ठीक है, अब मानने वाला तो मान लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाएं कि आप माहौल देखें, आप टाइमिंग देखें, क्या ये जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ये इस मौसम के कपड़े हैं, क्या इन्होंने जो मास्क लगाए हुए हैं, हमारे शहरी इतने विजिलेंट हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कि तमाम लोग एक कमरे में मास्क लगा के बैठे हुए हों, सो वो सारी चीजें तो आम आदमी नहीं जज कर पाता। तो बेनज़ीर बात यही है कि कुछ चीजों का वक्त फिर निकल चुका होता है, उसके बाद पता चले ये सच था कि झूठ था। इट डजंट रियली कैसे आइडेंटिफाई करें बेनज़ीर? अच्छा, पहली बात तो हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी राय में जो फैक्ट चेकिंग होती है वो रिएक्टिव होती है, मतलब कि एक चीज़ जब हो जाती है, जब एक डिसइंफॉर्मेशन फैल जाती है या मिस इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद जाके आप फैक्ट चेक करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तब तक डैमेज इज़ डन। आपको याद है औरत मार्च में उनकी एक वीडियो थी, उसको एडिट करके उसमें गलत स्लोगन्स लगा के और उसको चला दी गई थी। अब जब तक वो फैक्ट चेक हुआ तब तक उन खवातीन पे पर्चे हो गए थे, ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लग गई थी, उनको छुपना पड़ा था। तो डैमेज इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि प्री बंकिंग भी हो जाए। इसका ये मतलब है कि जो सहाफ़ी हैं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सियासी जमातें हैं वो एक ज़िम्मेदारी लें कि हम जो है एक इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करके आवाम तक पहुंचाएंगे। अब जैसे मैंने कहा ये सब की जिम्मेदारी है, ये अकेली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी जो है वो जंग नहीं लड़ सकती, ये सबको मिल के बैठ के ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जहाँ तक बात है कि क्या किया जा सकता है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। आपके पास एक तस्वीर आई, आपको नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं, गूगल इमेजेस पे जाएं, वहाँ पे आप तस्वीर अपलोड करें, वो रिवर्स सर्च कर देता है। आपने सिर्फ तस्वीर डालनी है, आप उसको एंटर दबाएं, वो आपको बता देगा ये तस्वीर 2 साल पुरानी है या ये तस्वीर 5 साल पुरानी है।
इसी तरह रेवाई है एक और इमेज, उसके बाद AI जनरेटेड इमेजेस। अच्छा, AI जनरेटेड इमेजेस अब हो सकता है आगे जाके बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ अभी भी इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पास एक तस्वीर आए तो आप देख सकते हैं अक्सर AI जो होती है वो हाथ से ही नहीं बना सकती, हाथ और पैर नहीं बना वो सकते। इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई थी जिसको हमने फैक्ट चेक किया था, उनकी 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगलियां दिखाई हुई थी, वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है। अब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट वो सही नहीं लिख सकते। एक पुलिस अफसर थे, उनकी तस्वीर बनाई हुई थी, उनका नाम सही नहीं लिखा हुआ था, अजीब सा कोई टेक्स्ट था। इस तरह की चीज़ें होती हैं, शैडोज़ होती हैं बैकग्राउंड में, जैसे कोई बिल्डिंग थी, एक हमने तस्वीर देखी उसमें जो बिल्डिंग थी वो हवा में थी, तो इस तरह की चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर जो है या वीडियो जो है एटलीस्ट स्पॉट तो करें ना कि कोई चीज़ देखें। पहले हम देखते थे अदाकारों को और मॉडल्स को ये वो, और फोटोशॉप एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी कि जो असल में तो ये लगते नहीं है। एटलीस्ट लोगों ने स्पॉट तो करना शुरू किया ना कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट इट। एनीवे, सवाल एक ये भी अहम है, बिल्कुल सवाल हम ब्रेक आने से रहेंगे कि क्या सियासी जमातें जो कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, वो चाहती भी हैं कि फेक न्यूज़ का कभी खात्मा हो। ये तो फिर विल का तो हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और क्या रोल रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का इन दिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी बात हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ की किस तरह से पर्टिकुलरली ये इलेक्शन प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकती हैं। कोई भी ऐसी कोई खबर आ जाए, कोई फेक वीडियो बना दे किसी कैंडिडेट के बारे में, उसकी जान तक को खतरा हो सकता है, उसका वोटर सपोर्टर उससे उसके खिलाफ हो सकता है, फिर कहीं पर भी अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। सिंपैथीज के हासिल करने के लिए तो आपको पता है बड़े अरसे से चल ही रहा है, या किसी को गंदा करने के लिए फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये तो चल ही रहा है ना। लेकिन इट इज ऑल्सो हाई टाइम कि हम इसको काउंटर करें। फैसला आपकी जिंदगी का हो, आपके वोट का हो, किसी चीज़ का भी हो, वो बेस होना चाहिए ट्रूथ पे, सच्चाई पे बेस होना चाहिए। तो लिहाजा इसलिए हम चाहते हैं कि जब आपको लगे कि कोई न्यूज़ जो है, खबर जो है, इट इज़ टू फैंटास्टिकल टू बी ट्रू, तो वो यूजुअली ऐसा ही होता है। अब आसान तरीके हैं, होने चाहिए असूलन उनको चेक करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज से वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। बट देन अगेन अब्दुल्ला, एट द एंड ऑफ द डे ये तो इंसान की अपनी विल पे है कि वो करे या ना करे। निगत दाद हैज़ जस्ट जॉइंड अस फ्रॉम लंदन। जी निगत, आप लंदन में हैं, चलें वैसे चलें। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को भी ये चैलेंज है और उन्होंने बहुत से इक़दाम लिए हैं। व्हाट इज़ दैट वी कैन लर्न एंड हम उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी करके फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। देखिए, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक हम लोगों को दुनिया की जो डिफरेंट प्रोग्रेस हो रही है इन चीज़ों में, उनको देखना चाहिए। अच्छे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उठाना चाहिए और कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम उनको कैसे फिट कर सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि किस तरीके से अपने बायस को इन्फोर्स करने के लिए भी यूज़र्स जो हैं फेक न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करना चाहते और वो उसको एज इट इज़ कंज्यूम करते हैं। और बेनज़ीर ने भी कुछ ऐसी तरह की बताएं कि कैसे बस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। मैं एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी जो कि इस वक्त पाकिस्तानी इलेक्शंस में उस पर बात नहीं हुई है, और वो मुझे लगता है कि वो इंतहाई एक तशवीशनाक बात है जो कि ना अथॉरिटीज़ ने उस पर कोई नज़र डाली है और ना ही किसी और की उस पर नज़र है, और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो पॉलिटिकल एड्स हैं उनके हवाले से। हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरीके से कैसी पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से पेजेस जो हैं वो कितना फाइनेंस कर रही हैं इन इलेक्शन कैंपेन की एड्स को। तो वो एक तो ये कि आपका जो इलेक्शन का एक्ट है वो एक महदूद अमाउंट कह देता है कि ऑफलाइन स्पेस के लिए आपने इतने मिलियन जो हैं, 10 मिलियन मेरे ख्याल में नेशनल असम्बली की सीट के लिए, 5 मिलियन आपने पार्लियामेंट्री सीट के लिए, तो ये आपने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में इतने पैसे आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने वो रसीदें वगैरह सब कुछ प्रूव करना है टू इलेक्शन कमीशन के, ये आपने इस कैंपेन के ऊपर किया, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। लेकिन अभी जो सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे है वो एक तूफान बरपा है, और हम लोग अभी वो देख रहे थे कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि पिछले 7-8 दिनों में बने हैं और उन्होंने अब तक 1 करोड़ तक पॉलिटिकल एड्स को सपोर्ट किया है, और एक पेज ऐसा है जिसकी सारी पॉलिटिकल एड्स जो हैं वो जनरेटिव AI कंटेंट पे हैं, और उसमें पॉलिटिकल लीडर की ऑडियो इस्तेमाल की गई है जिस पे वो तमाम वोटर्स को कह रहे हैं कि इस हलके के इस उम्मीदवार को जाएं और जाके, और वो एक्चुअल ऑडियो नहीं है, वो AI जनरेटेड है।
तो ये, और वो कोई बेतहाशा वीडियोस हैं, कोई वो सैकड़ों वीडियोस हैं और हल्कों के हिसाब से उसमें पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए गए, किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख। तो कुछ सोशल मीडिया पे, मेटा पे तो ये डेटा अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं कि कौन किस पे कितने पैसे लगा रहा है। लेकिन स्टिल बहुत से पेजेस हैं जिन पे पैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि पीछे कौन लगा रहा है, वो भी ट्रांसपेरेंट अभी नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे अभी जब आप लोग ब्रेक पे गए और जो एकदम से एड्स आए, उसमें बहुत सी पॉलिटिकल एड्स भी थी, लेकिन जियो पे आप लाइव जियो यूट्यूब लगाएं तो सबसे पहले पॉलिटिकल ऐड ही आ रहा है आजकल। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल जो लाइव है उस पे, तो उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूट्यूब के ऊपर। और ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो फेक न्यूज़, जो जनरेटेड एआई कंटेंट वहां से फैल रहा है, उस पे किसी की नज़र नहीं है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट है। और इस वक्त जो कंजम्पशन है इस कंटेंट की, वो बहुत जोरों शोर से है। इतना लोग शायद मेन स्ट्रीम को ना फॉलो कर रहे हैं जितना वो यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को और सोशल मीडिया के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। सदफ के पास जाएंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सदफ, आप लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया फैक्टर के नाम से, क्या अब तक रिस्पॉन्स आता है? जो आप खबर बर्स्ट करते हैं या किसी चीज़ के बारे में फैक्ट चेक बनाते हैं, बताते हैं, लोग उसको बहुत बड़ी तादाद में शेयर करते हैं, या फिर ऑन द कॉन्ट्री जो उसकी असल और गलत खबर होती है, जहाँ से आपको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत पेश आती है, वो अभी भी मिलियंस में होती है और ये 100 या हज़ारों में ही रहता है मामला? अब्दुल्ला, फैक्टर इज़ एक्चुअली नॉट अ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। अभी बेनज़ीर थोड़ी देर पहले तस्करा कर रही थी कि हमें प्री बंकिंग की ज़रूरत है। तो मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी पिछले काफ़ी अरसे से हमने एक टूल किट बनाई थी, जो हमने कई न्यूज़ रूम्स में इंस्टॉल की, विच अलाउज़ यू टू प्रोएक्टिवली मॉनिटर टिकटॉक या व्हाट्सएप के जो पब्लिक ग्रुप्स हैं और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्रॉलिंग फॉर ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोज़, ऐसी ऑडियोज़ या ऐसा कॉन्टेंट जिनके अंदर पोटेंशियल हो कि वो हार्म क्रिएट कर सकें या वायरल हो सकें। सो द होल आइडिया वॉज, जैसे बेनज़ीर प्री बंकिंग की बात कर रही थी, कि न्यूज़ रूम्स को एम्पावर करना किसी ना किसी तरह कि वो ऑन टॉप ऑफ ये रहें। सो फैक्टर उसी टूल किट का आप समझे एक नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर वो पब्लिक के लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर पाकिस्तान के कई बड़े न्यूज़ रूम्स जुड़े हुए हैं एंड फैक्टर की अपनी टीम और एक हम AI इंजन ट्रेन कर रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, नॉट फॉर फैक्ट चेकिंग बट मॉनिटरिंग करके न्यूज़ रूम्स तक वो इन्फॉर्मेशन जो लगता है हमें कि वायरल होने वाली है या हो सकती है, उसमें हार्म का इम्पैक्ट है, वो इस स्पीड से पहुँचाए कि न्यूज़ रूम्स, मुख्तलिफ जो मीडिया के इदारे हैं, मेन स्ट्रीम, डिजिटल, वो प्रोएक्टिवली उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें या उसको पब्लिश कर सकें। That's a very important and interesting fact because collaborative effort होना बहुत ज़रूरी है। सदफ, वैसे न्यूज़ रूम जो है बेशतर जो पाकिस्तान के हैं वो वेलकमिंग है टू हैव दिस ऑन? बिल्कुल, अभी तक हमने जिन से बात की है हमने कोई तकरीबन 10-12 न्यूज़ रूम्स हैं, जिसके अंदर नेशनल मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं, उसके अंदर कुछ डिजिटल रीजनल वो भी शामिल हैं। बहुत वेलकमिंग हैं अभी तक एंड वी होप के एज वी ग्रो, तो जैसे जैसे ये कंटेंट जमा होता जाता है, साथ ही एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम मेल इंजन जो मशीन लर्निंग इंजन है वो भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग कम अज़ कम ऑटोमेट हो सके, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें मौजूद है वो वेस्टर्न बेनज़ीर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि बेनज़ीर ज़ाहिर है जियो फैक्ट चेक काम कर रहा है, लेकिन दुनिया में बड़े कंसोर्शियम्स बने हुए हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं टू काउंटर फेक न्यूज़, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आता है उसको किसी भी एक टीम के बस की बात तो नहीं है हैंडल करना। और हम तो ऑब्वियसली अपनी बात कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई एक इदारा, कोई एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बैठ के ये जंग अकेले नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से डिसइंफॉर्मेशन, और ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, फैलती है, आप अकेले नहीं लड़ सकते। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इलेक्शन से ख़ास तौर पे पहले बहुत से फैक्ट चेकर्स, सिविल सोसाइटी से भी, मीडिया से भी, इंडिपेंडेंट फ्रीलांस जर्नलिस्ट को जमा करके एक कोलिशन बनाई फैक्ट चेकर्स की। कोलंबिया का मैं आपको इसमें मिसाल दे सकती हूँ, वहाँ पे बल्कि उन्होंने बड़े मज़े का एक हैशटैग भी शुरू किया। वो हैशटैग था चेक
बिफोर यू शेयर, कि आप एक दफ़ा उसको चेक करें, जो भी आपके पास कोई ख़बर आए इससे पहले कि आप किसी को फॉरवर्ड करें या शेयर करें किसी के साथ, एक दफ़ा चेक कर लें, 2 सेकंड के लिए पॉज करके देखें कि ये सही हो सकती है नहीं। इसी तरह नाइजीरिया में भी उन्होंने 12 ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो जमा हुई, वहाँ पे भी उन्होंने एक कोलिशन बनाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत सी हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ी टेरिटोरियल हैं अपनी मालूमात के बारे में, तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट, ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो वीलॉग्स करते हैं, जाके यूट्यूब पे करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जो भी मालूमात लेके जाते हैं, उनके हज़ारों लाखों उनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स होते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें। और स्पेशली सियासी जमातें, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातों की भी इंटेंट और विल होनी चाहिए कि वो इंटेंट और विल, एक्चुअली ये दो चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है हुमा, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर ये इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलती रहेगी तो पूरा का पूरा जो जमहूरियत का हमारा सिस्टम है उसमें एतमाद आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बट सम टाइम इट विल आल्सो यू नो आपके फेवर में बात नहीं होगी, तो लिहाजा उसको फरोग ही ना दें। बहुत शुक्रिया सदफ खान, थैंक यू बेनज़ीर शाह, इट वाज अ फ्रूटफुल डिस्कशन और हमने आई होप कि आपको मदद हासिल हुई हो ये चेक करने में कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेक न्यूज़ को, और प्लीज़ चेक बिफोर यू शेयर। करें, ये तो शौक पैदा कर लेना अपने अंदर। इन एनी केस हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून डॉक्टर सवेरा प्रकाश खैबर पख्तूनख्वा के शहर बुनेर से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और हमें मजीद बता रहे हैं पेशावर से नादिया सबूही बता रही हैं। मुझे कभी वो माइनॉरिटी वाली फीलिंग नहीं आई। हम सारे यहाँ पे एक ही हमारी कम्युनिटी है, हम सारे पश्तून हैं और मुझे एज अ पुख्तना लड़की देख के मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बुनेर जैसे रिवायत पसंद जिले से जहाँ खवातीन में शरह ख्वानगी कम है और यहाँ की खवातीन सियासत में मुतहरिक नहीं, ऐसे में ये नौजवान डॉक्टर इस रिवायत को बदलना चाहती है। सवेरा को पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने पर अकलियतें और खवातीन की हकूक की तंजीमें भी खुश हैं। खूबसूरत हवा का झोंका डॉक्टर सवेरा प्रकाश की इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। मेरी ये रिक्वेस्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से और पॉलिटिकल सिस्टम से भी है, जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें मौका दे। रिजर्व सीट पे माइनॉरिटी का आना या माइनॉरिटी का जनरल सीट पे आना, देखिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो रिज़र्व सीट है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिजर्व सीट पे किसी गैर मुस्लिम को औरत को लेके आते हैं। डॉक्टर सवेरा प्रकाश इंतखाबात में कामयाबी का यकीन रखते हुए अपने हल्के की तरक्की की ख्वाहां है। डॉक्टर सवेरा प्रकाश समेत खवातीन की बड़ी तादाद में जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना साबित करता है कि इनमें न सिर्फ सियासी शऊर आया है बल्कि ये ऐवानों में बैठकर मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने में अपना किरदार भी अदा करना चाहती हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। थैंक यू नादिया, एंड आई रियली लाइक्ड डॉक्टर सवेरा's campaign song। हाँ, अच्छा था, मुझे खैर डाइवर्सिटी पसंद है, सो गुड टू मीट डॉक्टर सवेरा प्रकाश देयर। इससे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर से डॉक्टर सवेरा की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान के कबायली माशरे में ख़वातीन का माजी में आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ना बड़ा ही मुश्किल अमल रहा है, लेकिन इस मरतबा 8 फरवरी के इंतखाबात में ख़वातीन की बड़ी तादाद आम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ी है, विच इज़ सो एनकरेजिंग। सुनते हैं नदीम कौसर से। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए जहां 428 मर्द उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, वहां 14 खवातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी दंगल में हैं। यहां कौमी असम्बली के 5 हल्के ऐसे हैं जहां कोई खातून उम्मीदवार नहीं। इसी तरह सूबाई असम्बली की 51 आम नशस्तों के लिए 38 खवातीन उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। सूबाई असम्बली के हल्के 43 से सबसे ज़्यादा 5 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें से अक्सर खवातीन की ये शिकायत आम है कि बेअमनी के पे दर पे वाक़यात के बाइस खवातीन का अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल होकर रह गया है। हम जैसी खवातीन आज़ाद हैसियत से आती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और इंडिविजुअल के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जो पहले से ग्राउंड पे होते हैं। उसके साथ साथ जब खवातीन के बैनर्स लगाए जाते हैं या स्टिकर्स लगाए जाते हैं, मैंने भी ये चीज़ फेस की कि हमारे स्टिकर्स जो है वो अगले दिन फाड़ दिए जाते हैं। कोयडा में कौमी असम्बली की 2 नशस्तें NA 262, NA 263 पर 3 खवातीन उम्मीदवार सकीना परवीन, साबरा असद, रुबीना इरफान मैदान में हैं, जबकि NA 264 से कोई खातून उम्मीदवार मुकाबले में नहीं है। अब बात की जाए सूबाई असम्बली की,
तो कोयडा की 9 जनरल नशिस्तों पर 10 खवातीन इलेक्शन लड़ रही हैं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली शकीला नवीद का कहना है कि खवातीन के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से माशरे में मुस्बत तब्दीली की ज़रूरत है। अगर जनरल नशिस्त पे एक खातून आती है तो उसको सबसे बड़ी हर्डल ये लोग ये समझते हैं कि एक फॉर्मेलिटी पूरा करने आई है और उसको वोट जो है ना कम पड़ते हैं कहीं पे किस तरह, तो ज़रा लोग इंटरेस्ट रख करते हैं। लेकिन इसकी वजह ये है कि अभी तक हमारे माशरे में ज़रा मज़ीद पॉजिटिव एक तब्दीली आने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के साथ साथ खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर बात की जाए तो कौमी असम्बली में खवातीन के लिए 4 मखसूस नशिस्तों पर 28 उम्मीदवारों के नाम, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की मखसूस 11 नशिस्तों पर 63 उम्मीदवारों के नाम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयडा। अभी एक ब्रेक लेंगे। Indeed, joining us, तो yes, this is a surprise. Otherwise आपको पता है कि हम 9 से 11 होते हैं, लेकिन इसको हमने जियो पाकिस्तान नाम हम उस तरह नहीं दे रहे हैं, हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कह रहे हैं। So we are going to be with you till 12. इन जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स, जहां पर बहुत से मेहमान हमारा साथ दे रहे हैं। सुबह से ही तज्ज़िये भी हो रहे हैं, तबसरे भी हो रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन की भी बात हो गई, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का भी तस्करा हो गया, कहाँ से ख़वातीन की इस मरतबा हौसला अफजा तादाद सामने आ रही हैं जो इससे पहले नहीं होती थी, वो मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन साथ साथ हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, हमारी जो आर्टिस्ट कम्यूनिटी है, उनका भी इंतखाबी प्रोसेस में हिस्सा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात मानते हैं, इनकी बात को सुनते हैं। सो अगर कोई आर्टिस्ट, कोई स्टार अपने चाहने वालों से कह दे कि भाई आपने तो कुछ भी हो जाए, वोट डालने के लिए 8 फरवरी को घर से निकलना है, सो आई एम श्योर उसके फॉलोअर्स, उसके फैन जरूर उसकी बात मानेंगे। और आज ऐसे ही एक सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं जो हैं इमरान अब्बास, और इनकी फिल्म जीवे सोनिया जी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। इमरान, आपको हम थोड़ी देर बहुत सी बातें करनी है और हमारे पास टाइम भी है, लेकिन आपको अभी जरा इंतजार करना होगा। एक और खबर है जिसमें हम बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट कोशिश आज हमारी ये है, आजकल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोट करने के लिए अपने घरों से निकलें। देखिए, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसमें कि अगर आप ना वोट करें और इस सारे प्रोसेस का, इस मरहले का हिस्सा ना बने, तो फिर देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन आइदर। फिर अगर चीज़ें डोंट वर्क आउट द वे यू वांट, तो फिर आप तो हिस्सा बने ही नहीं ना, वरना आप अपनी पसंद मनवाने के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, रिजर्वेशंस भी होती हैं, वो इस मरतबा भी हैं, लेकिन एक गैर मुल्की सरकारी टीवी का सर्वे बड़ा हौसला अफजा है, जिसमें ये कहा गया है कि 70% नौजवान चाहते हैं कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लें, यानी वो अपना वोट जरूर कास्ट करेंगे, उनके इरादे पक्के हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस बारे में क्या कहते रहे, सुनिए। मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला जमानत जब्त करवा देंगे, हौसले तोड़ देंगे। आपको 2-3 कराची की सीटें खैरात में दे रहे हैं, कराची का सदका उतार रहे हैं। 18 नशिस्तें कराची से, 2 हैदराबाद से, 20 नशिस्तों के साथ जब 25-26 MNA खवातीन और अकलियत के साथ आप बैठे होंगे, तो किसी का बाप वजीर आजम कोई और नहीं बना सकता हमारी मदद के बगैर। भाई बॉटम लाइन यही है, अगर मर्जी आप अपनी चाहते हैं तो फिर उस मर्जी को एक्सरसाइज करना होगा, जिसका मतलब है आपको वोट डालना होगा। एक ट्रिविया मैं आपको दे दूं कि 1988 से 2018 तक के दरमियान
8 कौमी इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं और इसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली टर्न आउट रहा है 44% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, विच इज़ नॉट अ लॉट। सबसे ज़्यादा टर्न आउट कब रहा है? 1970 में 57.96% लोग जो हैं टर्न आउट टू वोट। अगर हम 50% क्रॉस करते हैं ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड अ कामयाबी। अगर 40 से 50% के दरमियान रहता है तो उतनी ही वोटिंग हो रही है जितनी औसत होती आई है। इसी पे हम बात करते हैं किस तरह से लोगों को इनकरेज किया जा सकता है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलजाट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अहमद साहब, इनकरेजिंग बातें हम साल इलेक्शन ट्रांसमिशन भी करते हैं, इस मरतबा भी करेंगे, लोगों को कहेंगे भी, उनको मोटिवेट करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से वाकई लोग अपने घरों से निकलते हैं और वोट डालते हैं, इसके अलावा, हमारी बातों के अलावा? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका इंतखाबी निज़ाम के ऊपर पूरा एतमाद हो, आपको यकीन हो कि आपका वोट काउंट होगा और उस वोट के नतीजे में जो उसका इम्प्रेशन होना चाहिए, उसका इफेक्ट होना चाहिए, वो होगा। उसके आपके वोट को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, आपके वोट को गायब नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एतमाद हो। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एतमाद ज़रा कमज़ोर रहा है। इसकी कुछ वजूहत सही भी हैं और कुछ ऐसी वजूहत है जो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जहनों में होता है कि हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि आप आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को उन लोगों के साथ जो आपका वोट मांगने आए हैं। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम बहुत जिक्र करते आए हैं कि हमारे मुल्क में नौजवान बहुत हैं। 44% जो वोटर्स हैं वो नौजवान हैं, यानी 18 से 35 तक उनकी उम्र के 44% लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सियासी जमातों ने नौजवानों को टिकट नहीं दिए इस दफ़ा। तो पिछली दफ़ा के मुकाबले में भी बहुत कम लोगों को वोट दिए हैं। मसलन PMLN ने 5% को दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने 9% को दिए हैं, और ओवरऑल जो है 12% लोगों को वोट मिले हैं नौजवानों को। तो ये भी एक फैक्टर होता है लोगों को डीमोटिवेट करने का कि हम तो इस गेम में हैं ही नहीं, तो हम क्यों वोट डालने जाएं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बातें, इसके बावजूद कि कोई इनकरेजिंग नहीं है, लोगों को वोट डालना चाहिए, इसलिए कि डालेंगे तो ये सूरत हाल तब्दील होगी, अगर नहीं डालेंगे तो तब्दील होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और टर्न आउट टेबल्स कैसे टर्न कर सकता है? ये बताएं, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का तो हर मुमकिन कोशिश होगी कि उनका फॉलोअर, उनका वोटर जो है वो निकले और उनके लिए वोट करे। और अगर पब्लिक की डिमांड भी ये हो, देयर आर यंग वोटर्स आउट देयर, तो ये तो उनके फायदे में बात हो ना कि अगर वो यंग लोगों को टिकट दें। व्हाई वुडंट दे डू दैट? ये बस चिकन एंड एग सिचुएशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौजवान जो इस बात का इजहार तो हर दफ़ा करते हैं कि वो बड़ी तादाद में वोट डालेंगे, लेकिन एक्चुअली वो वोट डालते नहीं हैं। जो वोट उनकी आपने काउंट किया ना, 44 से 45% हमारे पिछले 8 इलेक्शनों की एवरेज है वोटर टर्नआउट की। नौजवानों की एवरेज 31% है। तो नौजवान वोट नहीं डालते। अगर वो वोट डालेंगे तो सियासी जमातें फिर उनको सीरियसली लेंगी और उनको टिकट भी देंगी, लेकिन जब उनको पता है कि वो तो वोट बहुत कम तादाद में डालते हैं, तो ना उनकी बात की पॉलिसी में कोई वक़्त होती है, ना उनके लोगों को वो वोट टिकट देते हैं। तो बड़ी वजह ये है उनको इग्नोर करने की। अच्छा, हम यहाँ पे चलें, फिल्म की भी बात करेंगे, लेकिन हम इमरान हमारे साथ चूंकि स्टूडियो में मौजूद हैं और नौजवानों का तस्करा हो रहा है। सो इमरान, नौजवानों की कैटेगरी कहा कि बड़ी उन्होंने लिमिट ज़रा थोड़ी सी बढ़ा दी थी नौजवानों की, तो उसमें उसी में तो उसमें आ ही जाते हैं, उसमें बिल्कुल आ जाते हैं। अब आप बताइएगा, यू ऑल्सो गेट टू मीट यंगस्टर्स, आपकी फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आधे वो बहुत मायूस हैं या वो बड़े हैं, या फिर वो उनको वाकई ये लगता है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं है सिस्टम में? देखिए, मैं अपने तई जो भी बात कर सकता हूँ वो तो यही है कि मैं कराची में भी शूट कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ से दुबई जाना था अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन के लिए इस्लामाबाद सिर्फ अपना वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। उसमें मेरा वक्त भी मैटर कर रहा है, ऑफ कोर्स टिकट के पैसे, ये वो सब चीज़ें जहन में होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा एक वोट भी बहुत अहमियत रखता है। कई जगह पे हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा 1 या 2 वोट से भी
सारी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल। तो वो फराज साहब का शेर है ना कि उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो हमें अपनी तरफ से निभाने का पूरा जो है ना वो इख्तियार, मतलब हमें तो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि हमें अपनी तरफ से निभाएं। बाकी ये कि हाँ, ये प्रोसेस जो है ये अब आप ये भूल जाएं कि वो धांधली होगी या मायूस कुन सिचुएशन है या सब कुछ है, वो देखें हमारा काम तो क्या है कि हमें सिर्फ इस प्रोसेस का हिस्सा बनना ज़रूर है। माना कि वो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और उसमें आप कहेंगे जी जुम्मा तो चलो नथिया गली निकल जाएं और इधर खुदा का वास्ता यार 365 दिन में से आपको सिर्फ एक यही दिन मिलेगा या यही 3 दिन मिलेंगे। आपकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है, आपके बच्चों का आगे। अब ये इतनी खुदगर्जी की बात होती है कि हम अपना सोचें कि यार क्या होना है क्या नहीं होना, अरे भाड़ में डालें इन सब चीज़ों को। आपकी आने वाली जनरेशंस तब्दील हो रही हैं। और ये बड़ी बात है, मेरा ख्याल है ये समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग। कितने मुल्क हैं दुनिया के जहां ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आपके पास चॉइस ही नहीं होती, आपको ऑप्शन दी ही नहीं जाती। और ये वक्त मतलब इलेक्शन इटसेल्फ हमारा जी, अब मैंने तो खुद देखा कि कितनी दफ़ा आते रह गया। अभी तक लोगों के दिल में डाउट है कि परसों पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। अगर वो हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेके इस पर शुक्र अदा करें कि हो तो रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप यकीन करें कि अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप तारीख बदल सकते हैं, आप फ्यूचर बदल सकते हैं, इसलिए निकलें और अपने घर वालों को भी लेके निकलें। और खुदा का वास्ता ये बहुत ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लोग जो हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं वो अपना कौमी फर्ज समझकर इस दिन की आगाही में हम किरदार अदा कर रहे हैं। हम तो यहाँ ये तक कहेंगे कि मेक इट अ सेलिब्रेशन, मेक अ सेलिब्रेशन आउट ऑफ इट। आप ये वो मौके भी होते हैं जहाँ आप अपनी फैमिलीज से मिलें, क्योंकि अक्सर सारों के वोटिंग जो स्टेशन होते हैं वो करीब होते हैं, ये एक ही होते हैं। सो यही बहाना आप समझ लें कि जी वोटिंग के लिए भाई वापसी पे नाश्ता भी करते हुए आए कहीं से, दोस्त मिलके जा सकते हैं, सारी फैमिली जा सकती है। बहुत से पाकिस्तानी है जो ट्रैवल करते हैं टू पाकिस्तान इन दीस डेज। अहमद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, एक मेरा सवाल प्लीज, क्योंकि वो एक स्टैट है जो थोड़ा सा फंसा सा हुआ है, तो उनसे पता कर लेते हैं। अहमद बिलाल साहब, अब मुझे नंबर्स याद नहीं है, फिगर्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको बेहतर पता होगा। इज इट ट्रू कि अर्बन एरियाज में यूथ जो है वो कम वोट करने के लिए निकलती है और रूरल में लोग ज्यादा निकलते हैं? ये डिवाइड, ऐसी कोई स्टडी रिसर्च है? जी बिल्कुल है। ये सिर्फ रूरल और अर्बन की ही डिवाइड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देहाती इलाकों में लोग ज़्यादा वोट डालते हैं इन जनरल, बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी जो इलाके ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, जहां लोग अमीर रहते हैं, वहाँ पे निस्बतन कम लोग तादाद में वोट डालते हैं। और जो कच्ची आबादियाँ हैं और जहाँ निस्बतन कम आमदनी वाले लोग रहते हैं, वो ज़्यादा तादाद में वोट डालते हैं। ये एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड एक स्टडी है, फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये इतना क्लियर स्टडी है पिछले कई इलेक्शंस की, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान का ही कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आप हमें बता रहे हैं, लेकिन हम इस मरतबा कोशिश करेंगे कि जहाँ पहले नहीं निकलते थे लोग ज़्यादा निकलें। ये बता दीजिए कि टर्न आउट टेबल्स किस तरह टर्न कर सकता है, क्योंकि इस इलेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर टर्न आउट 50% से ज़्यादा हो सकता है, हो गया तो बहुत कुछ सियासी मंजरनामे में तब्दील हो जाएगा, अक्सरियत हो जाएगी। मैं वैसे माफ कीजिएगा, ये लोग जो कह रहे हैं उनकी इस खुशफहमी को शेयर नहीं करता। अच्छे ज़्यादा तादाद में वोट डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शरीक हो रहे हैं, वो बहुत सेहतमंद बात है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें कोई बहुत बड़े मौजे की तवक्को ना रखें 50% से। लेकिन ये है कि जितनी तादाद में ज़्यादा वोट डालते हैं, धांधली करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा तादाद में वोट डालेंगे, फिर इलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इस हद तक तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब हमारे साथ। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना अहमद बिलाल साहब ने, और ये जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एफ्लुएंट जगहों से लोगों का वोट ना बड़ा लो होना, वाई डू दे बिलीव कि उनका कोई असर नहीं पड़ता, या फिर उनको ज़रूरत नहीं है करने की, दे आर टू प्रिविलेज्ड टू गेट आउट एंड वोट? ये दिस इज सच अ रॉन्ग थिंकिंग टू बिगिन विद। क्योंकि अगर आप कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जो आप बाहर ट्रैवल करके एंजॉय करते हैं, एक निज़ाम देखते हैं दुनिया का, वो चाहते हैं आपके पाकिस्तान आए, वो भी सेट इधर ही हो, तो फिर आपको वोट करना जरूरी है। यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंडीड, यू कैन नॉट जस्ट विल इट टू हैपन। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें बहुत प्यार मोहब्बत की बात है दोनों मुल्कों के दरमियान। इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन, इट्स अ प्योर इंडियन पंजाबी फिल्म, जिसमें मैं पहला पाकिस्तानी एक्टर हूँ जिसने उनकी इस इंडस्ट्री में लीड रोल किया है।
और जहाँ इतनी नेगेटिविटी है और जहाँ इतनी प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं जो कि नफरत को परवान चढ़ा रही हैं, ऐसी फिल्म को ज़रूर मेरा ख्याल है देखना चाहिए जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई है। दो पंजाब जो हैं जो हमारे दिल से करीब है, वहाँ का पंजाब भी इसलिए कि हम लोगों ने उनके रास्ते भी खोले हैं ताकि वो यात्री यहाँ आएँ और एक बड़ा खूबसूरत कंड्यूसिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है हमेशा से। तो उसको उन लोगों को करीब लाने के लिए, हमारे दिल उनसे जोड़ने के लिए एक बहुत प्यारी एफर्ट है और आई थिंक इट शुड बी वॉच्ड बाय एवरी सिंगल पर्सन बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, फैमिली फिल्म नॉट फैमिली ओरिएंटेड, but it's a love story. It's a love story. Rom-com, romantic comedy. No, it's थोड़ी सी कॉमेडी का एलिमेंट है बट इट्स वेरी डिसेंट। अच्छा, अभी हमने बहुत सी बातें आपसे पूछनी है और आपकी हीरोइन इन द मूवी सिमी चहल भी हमें ज्वाइन करेंगी। मूवी का नाम है जीवे सोनिया जी। अब ये जीवे सोनिया जी मतलब एक होता है हाँ जी कैसे हो जी, एक होता है जी वे सोनिया जी मतलब जी उंदे रहो वाला। हाँ तो अच्छा है, मतलब इट्स लाइक अ स्टेटमेंट, इट्स अ कमांड, डू इट। अच्छा जी, सिमी चहल जो कि हीरोइन है फिल्म अब आज तो हमारे साथ हैं और सिमी से बात करते हैं। सिमी कैसी हैं आप? सिमी आपकी माशाल्लाह इससे पहले भी पंजाबी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, एक और फिल्म आपकी आने के लिए तैयार है। जब आपको ये पता लगा कि इस फिल्म में आपके साथ एक पाकिस्तानी स्टार है इमरान अब्बास, सो आप इनको जानती थी, आई एम श्योर, आई होप जानती होंगी। अब were you skeptical या फिर आपने कहा भाई इमरान है इसमें तो मैंने करना ही है रोल? जी हाय, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको जी। जहाँ तक आपका सवाल है जी, मैं इनको बिल्कुल जानती थी, इमरान को कौन नहीं जानता। इनके शोज घर पे चलते हैं, अम्मी को बहुत पसंद है इमरान, तो मम्मा तो बहुत खुश थे। एंड स्केप्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब पता नहीं मुझे तो ये बातें जरा समझ नहीं आती हैं। मेरे लिए तो आर्ट है और अच्छी स्क्रिप्ट है। एंड व्हेन आई हर्ड कि इमरान है तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड राइट अवे मुझे तो था कि हाँ जी शूट कब करना है आप ये। फिर शूट पे पहुंच गए, उससे पहले आपकी कोई मुलाकात नहीं थी। काम करने का तजर्बा कैसा रहा? बिकॉज एक केमिस्ट्री भी चाहिए होती है ना, एक रोमांटिक फिल्म है, हाउ वाज इट लाइक? हालांकि दोनों आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल अदाकार हैं। जी मैं नहीं पहले मिली नहीं थी इमरान को कभी भी, पहली बार सेट पे मिले हम ट्रायल्स के दौरान। बट बहुत अच्छा, ऐसे लगा नहीं इन्हें कि कुछ ऑकवर्ड नहीं था बिल्कुल भी। ये बहुत स्वीट है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत कंफर्टेबल बात है। आपने पंजाबी में हेल्प की है इनको? नहीं इनको जरूरत नहीं पड़ी। इनको जरूरत नहीं पड़ी। बेटा आप बताएं, इन्होंने की है आपकी मदद? Thank you for being so kind, Simi. You know exactly how much I needed you. लेकिन इमरान, really I want to ask you also this कि पंजाबी में इमोट करना रोमांस है, it came naturally to you या you had to work at it? यार मुझे ये लगता है, मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि इतनी खूबसूरत ज़बान है पंजाबी और जो एक्सप्रेशन और डेप्थ पंजाबी में कई दफ़ा आप उर्दू में वो मिस करते हैं। मैं तो जब भी शायरी पढ़ता हूँ पंजाबी की, चाहे वो शिव कुमार बटालवी हो या बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह हो या ये सारी शायरियाँ आपको एक और जोन में ले जाती हैं और आपको लगता है कि इस बात का एक्सप्रेशन शायद पंजाबी से बेहतर हो ही नहीं सकता था। तो पंजाबी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव डन दिस फिल्म। जबरदस्त। तो ओवरव्यू एक सिमी दीजिएगा, इट्स टेल अस अबाउट द फिल्म। ऑब्वियसली वी वुड लाइक के जितने पाकिस्तानी हैं वो भी देखें, जहाँ जहाँ रिलीज हो रही है, तो थोड़ा सा एक नटशेल बताएं। रोमांटिक पाकिस्तान एज वेल, इट इज पंजाबी इंडियन फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती हैं। जी बिल्कुल बताएं सिमी। बिल्कुल, और बहुत वाइडली रिलीज होगी, जैसे अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गई है। मुझे तो बहुत खुशी है कि पहली बात तो पाकिस्तान में रिलीज दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्योंकि बीच में बंद हो गई थी, तो बहुत ही खुशी हुई थी मुझे सुन के। अब पंजाबी मूवीज रिलीज होने लग गई हैं, पहले भी कुछ मूवीज ने काफी अच्छा किया है पिछले साल में। तो अभी रोमांटिक, पहली मेरी फर्स्ट रोमांटिक फिल्म है लाइफ की, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ऊपर से इमरान के साथ, क्योंकि इमरान तो इतने ऐसे चॉकलेट बॉय, पूरे रोमांटिक बॉय लगते हैं, पूरे देखने में भी इतने सुंदर है माशाल्लाह। जब सबको पता चला था यहाँ कि इमरान के साथ मूवी है, तो सब बहुत खुश हो गए, तो अरे वो तो बहुत ही अच्छी दिखने वाला लड़का है। हाउ लवली। सो गाना आपका कौन सा फेवरेट है? एक गाना तो आतिफ असलम ने गाया है जो ऑलरेडी बहुत हिट हो रहा है। आई थिंक विदाउट डाउट आतिफ जी का जो टाइटल ट्रैक है हमारा जीवे सोनिया जी, वो अनडाउटेडली मेरा फेवरेट है, बहुत ही प्यारा गाना। चलिए, अच्छा, ये बड़ी एक विन विन सिचुएशन लग रही है। इमरान आप भी बताइएगा कि एक तो रोमांटिक मूवी, पंजाबी मूवी, एक कोलैब आप कर ले, आर्टिस्ट जो हैं आप पाकिस्तानी हैं वो वहाँ की हैं, फिर आतिफ का गाना भी हो जाना,
इससे ज्यादा बेहतर हो जाता है मामला। नहीं, बड़ा बेहतर सिचुएशन तो हमें तो लग रहा है बड़ी विन विन सिचुएशन है। जी जी जी, इट इज। इमरान आप भी बताएं, व्हाट अबाउट? मुझे भी यही लग रहा है कि उसमें मुकम्मल पैसा वसूल है। मतलब मैं सिर्फ फिल्म में काम ही नहीं करता हूँ, मैं बहुत कीन फिल्म ऑब्जर्वर भी हूँ और एक सिनेमा गो भी हूँ। तो मुझे पता है कि फिल्म में क्या 12 मसाले जो होते हैं ना, जिसके अंदर आपको हर चीज़, देखिए कोई भी चीज़ आपके दिल को छूती है ना, चाहे वो खुशी हो या गम हो, बट आपके स्ट्रिंग्स को जो है ना दिल के, वो उसको छूना चाहिए। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वो आप कई जगहों पे रोएंगे और लिटरली रोएंगे। मैं करने के बाद इतनी दफ़ा, मतलब मैंने इसको देखा फिल्म को और मैं 5 मिनट तक तो मैं बिल्कुल स्पेल बाउंड था कि मैं उसके बाद क्या बोलूँ। और हंसी भी आपको आएगी तो दिल खोल के आप हंसेंगे, आप इसकी मेलोडीज़ को सारी ज़िंदगी हम करते रहेंगे। और क्या चाहिए यार आपको सिनेमा से आप निकलने के बाद, आप क्या सिमी, हम आपको यहाँ पे इजाज़त लेंगे आपसे, लेकिन साथ ही आपको ये हम दावत भी देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जब इसका प्रीमियर होगा तो यू हैव टू टेक अ फ्लाइट एंड कम टू पाकिस्तान। ओह, आई वुड लव टू। ठीक है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है और फिल्म में यही दिखाया गया है कि हमारी ये ख्वाहिशें कभी पूरी हों। ठीक है, एंड व्हेन यू आर हियर इन कराची और इन लाहौर, देन वी विल हैव यू इन द स्टूडियो और फिर आपसे मुलाकात भी होगी और आपकी फिल्म के बारे में बात भी होगी। थैंक यू सिमी, इट्स वेरी लेट इन कनाडा, वी नो इट्स 2 AM in the morning almost, or more than that, so thank you for being with us. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिमी। इमरान उनसे बात करके ही लगा कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त माहौल होगा इवन इन अ शूट। आई मीन जब कंफर्टेबल एक कंफर्ट जोन आ जाए लोगों के साथ तो वो काम नहीं लगता। हाँ, और मुझे तो, मैंने जितने भी काम किए, मेरी चौथी इंडिया से फिल्म है, मुझे कभी भी वहाँ जाके ये एहसास नहीं हुआ कि हम पराए मुल्क में काम कर रहे हैं। या इतना खूबसूरत एक माहौल होता है, इतना प्रोफेशनल, और इतनी एक दोस्ती का समा होता है कि वो मतलब आप चाहे अपनी वैनिटी वैन में हो या चाहे आप लोकेशन पर बैठे हो, आप हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। There's a lot of respect. A lot of respect. Yeah, that matters. They know how to treat the artist. Exactly. And it shows on the screen then. Because all you have to do is just do your work, come back, and being respected is like, you know, it's another feeling. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चौथी फिल्म है आपकी और चौथी फिल्म भी आपकी इंडिया से आ रही है। भाई यहाँ क्या मसला यार, आपको कोई मसला चल रहा है, यहाँ क्या मसला है भाई? मतलब क्योंकि ड्रामे तो आप कर रहे हैं और सुपर डुपर हिट ड्रामे आप कर रहे हैं, सो ड्रामे आपको ज्यादा पसंद है, यहाँ आपको आपकी मनपसंद फिल्म नहीं मिल रही, स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज अनमैच्ड दुनिया में से, लेकिन अभी फिल्मों में हमें थोड़ा सा भी हमें काम करने की जरूरत है। मैंने बॉलीवुड में भी जो काम किया उससे मुझे लगा कि पहली फिल्म जो थी वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, वो उस तरह बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट नहीं हो सकी, ऑल्दो इट वाज नॉट अ फ्लॉप। लेकिन फिल्म करते वक्त मेरा ख्याल है 10 दफ़ा सोचना चाहिए। अब मुझे ये मैंने फैसला किया है कि ड्रामे में आप 19-20 हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। फिल्म एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसमें आपका ऊपर बहुत शोल्डर पे आपकी बोझ होता है और बहुत से लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ड्रामा इन एनी केस पैसा रिकवर कर ही लेता है। ड्रामा तो सोल्ड होता है पहले ही यार, वो तो उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन फिल्म एक बहुत रिस्की चीज़ है। तो करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचें, नहीं अगर आपको समझ में आ रही तो आप सुकून से घर में बैठ के अपने कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर दें। ये आतिफ वाला टाइटल सॉन्ग याद हो गया या नहीं हुआ अभी तक? अभी मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा है। अच्छा, मतलब मुझे मैं गाने में मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्योंकि अदरवाइज हमें जरूर फरमाइश कर देते हैं, इसीलिए मैंने पहले से इमरान की फिल्म तो आ रही है और जब आएगी ऑब्वियसली आप देखें, लेकिन उससे पहले इमरान से इंस्पायर होने वाली बात ये है कि ये जा रहे हैं ऑल द वे टू इस्लामाबाद टू वोट, so he is going to cast his vote, ये बिल्कुल उसको जाया होने नहीं देंगे, so that is something that we can learn from him. और anything that you would like to tell your fans and you know highlight the responsibility once again to vote, to go out and vote. Exactly यार, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ ये बहुत अहम है हम सबके लिए कि आप लोग घरों से निकलें। ये मौका दोबारा पता नहीं कब आएगा भी कि नहीं आएगा, और आप बिल्कुल ये मायूसी छोड़ दें। जिस तरह अभी अहमद बिलाल साहब नाम था, वो ये कह रहे थे कि कोई मौजे की उम्मीद इस तरह नहीं है, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ी चेंज देखने की तवक्को कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा आपके वोट का फ्लक्स, उतनी ही धांधली के चांसेस कम होंगे और उतने ही आप ये जो सारे आपके जहन में खदशात और इबाम हैं वो सारे के सारे दूर होंगे। प्लीज़ निकलिएगा ज़रूर, देखते हैं अल्लाह क्या करता है। इसके बाद उस ऊपर वाली की ताकत पे यकीन रखें, वो सबसे बड़ी ताकत बोलते हैं ना। तो ये तो एंकर भी जबरदस्त concept है। ये तो मतलब जबरदस्त, मेरा ख्याल है कि दिल से इन्होंने बातें की और दिल तक आपकी पहुंची होंगी। इमरान, गुड लक फॉर द फिल्म, वी आर certainly looking forward to it and keep doing your job. Thank you. The best you can. Thank you. जी वे सोनिया जी। भाई मौसम तो बाज़ इलाकों में सख्त है ही, पारा चनार में ज़िला भर में बर्फबारी भी है, बारिशें भी हैं, लेकिन उम्मीदवार भी बड़े पुरअज़्म हैं और वोटर भी बड़ा चार्ज्ड है।
मतलब एक वो सेलिब्रेटरी किस्म का माहौल बन जाता है। एनीवे बता कौन रहे हैं जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली अफसल। यह है पाराचनार के नौजवान जो बर्फबारी में इंतखाबी मुहिम के दौरान मकामी रक्स का मुजाहरा कर रहे हैं। जिला कुरु में NA-37 और PK-95 और 96 के निशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ दर्जे हरारत नुक्ते इंजुमात से गिर गया है, लेकिन उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स पुरजोश नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पड़ेगा इसका असर, क्योंकि वहाँ जाना जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी जो प्लेन एरिया है, स्पेशली मैं लोअर का जिक्र करूँगा, वहाँ पे थोड़ा सा इजी है। कि पाराचनार में सर्दी बहुत है, मगर हम हर हालत में अपना वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जमहूरी हक है और उससे हम एक इंच भी पीछे नहीं दे रहे। हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जिसके दिल में इस कौम के लिए यतीम, गरीब और इस धरती का दर्द रखता हो। जिला कुरम से NA-37 पर पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी, MWM के हमीद हुसैन, GOI के मौलवी असमतुल्लाह और आजाद उम्मीदवार जमील खान समेत 34, जबकि 2 सूबाई निशस्तों पर 56 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला कुरम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस आमदरफ्त के रास्ते भी बंद हो गए हैं, मगर उम्मीदवारों और वोटर्स का कहना है कि वो हर सूरत में 8 फरवरी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, पाराचनार। अगर यहाँ लोग निकल रहे हैं ना तो फिर तो फर्ज है हमारे पे कि हम अपने बड़े बड़े ड्राइंग रूमों में तबसरे करने से बेहतर है निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। ऑलराइट जी, दैट इज इट, बट वी विल सी यू अगेन एट 4 PM और फिर मजीद जियो पे इलेक्शन हेडक्वार्टर से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।